हेलो नमस्कार। माइंड मैट्रिक्स एकेडमी में आपका स्वागत है। हमारा मोटिवेशनल कोट, आस हमारे बादलों में वो ताकत कोनी जो उगता सूरज री चमक फीकी कर सके। इसका तात्पर्य सीधा सा ये होता है कि आपको मेहनत आपके स्ट्रगल के आगे कोई भी चीज़ आपकी चमक को फीका नहीं कर पाती है। तो आप सबको प्रयास करने चाहिए और अच्छे तन मन और समर्पण के साथ किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए एक संघर्षशील व्यक्ति हो जाना चाहिए। जैसा कि आज जो क्लास लेने जा रहे हैं वो राजस्थान अर्थव्यवस्था पर लेने जा रहे हैं। राजस्थान अर्थव्यवस्था को लेकर हमने स्पेशल सीईटी के लिए इकोनॉमिक सर्वे को आधार मानकर हमने एक अर्थव्यवस्था को जारी किया है। वो राजस्थान की आर्थिक व्यवस्था को प्रदर्शित करती है और इसका जो मेन इसमें जो फीचर्स होंगे वो हमारा होगा एक ऑथेंटिक डाटा इसमें अवेलेबल करवाएंगे। इसके अलावा हैंड रिटन नोट्स होंगे, सिंपल लैंग्वेज होगी और एक्यूरेट प्रेजेंटेशन होगी। राजस्थान सीईटी 2024 ये बुक हमारी दीक्षा पब्लिकेशन से प्रकाशित हुई है और राजस्थान अर्थव्यवस्था के नाम से हमारे हमारे माइंड मैट्रिक्स एकेडमी के नाम से आप इस बुक को खरीद सकते हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखें, इस बुक्स में जो प्राइस रखी है हम लोगों ने 30 रुपये फिक्स कर रखी है। 30 रुपये से एक भी रुपया आप ज़्यादा नहीं दें और फिक्स बराबर 30 रुपये पर आप खरीद सकते हैं इसे। आगे बढ़ते हैं। जो हम राजस्थान अर्थव्यवस्था की बात करने जा रहे हैं उसमें कुछ टॉपिक्स होंगे। उन टॉपिक्स को हमने एक इंडेक्स देके उसके अंदर कंटेंट को डिफाइन करने की कोशिश की है। जैसे कि राजस्थान की खाद्य एवं व्यावसायिक पहलें जो अधीनस्थ बोर्ड द्वारा जारी सीईटी 2024 के सिलेबस में मेंशन है। उसके अलावा उद्योग, उसके अलावा जल संसाधन, सामाजिक सेवाएं, योजनाएं, ग्रामीण विकास, पंचायती राज, इन तमाम टॉपिक को हम इस कक्षा में कवर करेंगे। एक मैराथन के रूप में ही हमारी कक्षा होगी और इस कक्षा के अंदर हम एक अच्छी तरह से इस पूरे कंटेंट को आपको एक अवेलेबल करवाएंगे ऑनलाइन रूप में, सॉल्यूशन के रूप में वीडियो सॉल्यूशन करवाएंगे और ये पूरा वीडियो आप दोबारा देखने के सुविधा भी हम उपलब्ध करवाएंगे जो हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल होगा। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है माइंड मैट्रिक्स एकेडमी और इससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो वो हमारे इसी नाम से एक टेलीग्राम चैनल है, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलते हैं, इसमें पहला टॉपिक बताते हैं राजस्थान की खाद्य एवं व्यावसायिक फसलें। देखो, इन सब टॉपिक को पढ़ने से पहले जो टॉपिक है वो अपना कृषि से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? कृषि से। और कृषि से रिलेटेड होने के कारण इसमें अपन जीएसपी पढ़ लेते हैं जहाँ कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र तीनों का अपन राजस्थान जीडीपी के संदर्भ में जीएसपी को पढ़ लेते हैं कि किसका कितना योगदान है, उद्योग का कितना योगदान है, सेवा का कितना है, इसमें वृद्धि कितनी हुई है। इसमें मूल्य अपन जब देखते हैं तो दो चीज़ों को देखते हैं, एक देखते हैं अपन स्थिर मूल्य पर, एक देखते हैं प्रचलित मूल्य पर। जब हम इस चीज़ पे बात करते हैं कि स्थिर मूल्य प्रचलित मूल्य में डिफरेंस कहाँ से लाते हैं तो हम ये देखते हैं कि इसमें आधार मानते हैं 2011-12 के आंकड़ों के साथ, और इसमें जो मानते हैं अपना आधार वो मान लें करंट प्राइस। इसका मतलब अभी के जो आंकड़े उस पर मानते हैं। तो इसमें ये होता है कि यहाँ पर हमारी मुद्रास्फीति जुड़ी होती है। क्या जुड़ी होती है? यहाँ पे मुद्रास्फीति जुड़ी होती है और यहाँ पर मुद्रास्फीति का प्रभाव नहीं होता है। इसका मतलब यहाँ महंगाई से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इन आंकड़ों पर महंगाई का फ़र्क पड़ता है। इसलिए इन आंकड़ों की मात्रा क्या आती है? ज़्यादा आती है। क्या आती है? ज़्यादा। तो इन चीज़ों को मोटा मोटा आपने देखा है। उसके अलावा जो अपन देखने जा रहे हैं वो देख रहे हैं अपन इस पे कृषि पे। तो कृषि पे देखिएगा, इसमें जो स्थिर मूल्य है, स्थिर मूल्य पे जीएसपी कितना है तो उसका योगदान कितना है, कृषि क्षेत्र का स्थिर मूल्य पर कितना है, ऐसा पूछा जाए आपको क्वेश्चन तो कितना है? 26.21। नेक्स्ट देखते हैं उद्योग का कितना है तो 29.84। फिर इसके बाद सेवा क्षेत्र का कितना है तो 43.95। आप ये देख लेना, सेवा क्षेत्र का योगदान जहाँ भी आएगा राजस्थान के संदर्भ में वो आंकड़ा अपना 40 से प्लस ही चल रहा है। इसलिए ऑप्शन में यदि कभी 40 से कम आए तो उन आंकड़ों को आप काट लेना, उसके बाद सेवा क्षेत्र पर क्लिक करना। इसमें जब प्रचलित मूल्यों की चर्चा करते हैं तो इसमें प्रचलित मूल्यों पर कृषि में योगदान कितना है तो 26.72। इसके अलावा उद्योग में 28.21। इसके अलावा सेवा क्षेत्र का कितना है 45.07। इसमें जो ध्यान देने की चीज़ है कि जो कृषि में वृद्धि हुई है वो कितनी है 2.1%। किस पे है? स्थिर कीमतों के आधार पर। ठीक है। दूसरा, सर्वाधिक वृद्धि किस में हुई है
तो वो अपना उद्योग क्षेत्र में हुई है। उद्योग क्षेत्र में कितना है तो 12.4 में से, ठीक है। इसके अलावा सेवा क्षेत्र का आप देख लेना 6.3% है। इन आंकड़ों को सीधा सा याद करना है, लेकिन आपको बता देता हूँ 26.21 एंड 26.72 ये दोनों आंकड़े तो आपको मुंह पे आधी रात को भी कोई उठा के पूछ ले तो याद होना चाहिए। ये आंकड़ा ऐसा है, और इसके अलावा आप बाकी की स्थिर मूल्यों पर याद कर लो, आपका काम चल जाएगा शायद जहाँ तक है। इसके बाद कृषि के भी उपक्षेत्रों में, जैसे अपन ने जीडीपी देखा, इसमें अपने कृषि उद्योग सबके बांट लिए, फिर अपने कृषि पे बांट लेते हैं। जैसे अपन कृषि पे बांट लेंगे तो कृषि पे जब बांटेंगे तो कृषि पे कितना है उन चीज़ों को लेकर देखते हैं। चलो कृषि के कुछ उपक्षेत्रों पर चर्चा करते हैं। तो कृषि के उपक्षेत्र कितने हैं तो देखिएगा, पहला क्षेत्र कौन सा है पशुपालन, दूसरा कौन सा है फसल, तीसरा वानिकी और मत्स्य। एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी कृषि का नाम आता है तो अपन सबसे पहले ये सोचते हैं इसमें सर्वाधिक योगदान किसका होगा तो फसल का होगा, क्योंकि कृषि के नाम से सिर्फ और सिर्फ क्या सोचते हैं अपन खेती। लेकिन हालांकि यहाँ ऐसा नहीं है, क्योंकि राजस्थान एक बहुत बड़ा भौगोलिक प्रदेश रखता है, लेकिन विषम परिस्थितियाँ हैं यहाँ, जलवायु विशेष परिस्थितियाँ हैं जिसमें हम कृषि केवल मानसूनी रूप से कर पाते हैं कि मानसून का मौसम जब वर्षा हो उसी समय अपन कृषि कर पाते हैं। उसके अलावा अपने पास कृषि के सोर्स में कमी है। उसका रीजन है यहाँ पर पानी की अनुपलब्धता। पानी बहुत कम संख्या में उपलब्ध है, कम मात्रा में उपलब्ध है। पानी कितनी मात्रा में, जल किस में, मात्रा क्या है जल की बहुत कम। इस वजह से क्या, ये देखो ये अपनी अरावली है, ये अपनी अरावली है। अरावली के इस तरफ का जो क्षेत्रफल है यहाँ कृषि नगण्य रूप में होती है, बहुत कम होती है लेकिन वैसी फसलें होती है जिनमें पानी की कम आवश्यकता होती है। इसके अलावा देखिएगा तो यहाँ मुख्य व्यवसाय क्या होगा तो मुख्य व्यवसाय होगा पशुपालन। क्या हो जाएगा यहाँ मुख्य व्यवसाय पशुपालन। और जो यहाँ का क्षेत्र है यहाँ आप ये देखेंगे, आप यहाँ से यदि इस क्षेत्र से आप संबंध रखते हैं तो आपको ये पता होगा कृषि तो करते ही हैं लोग, लेकिन अपनी आजीविका में निरंतरता लाने के लिए लोग यहाँ पर पशुपालन भी करते हैं। इसलिए देखो यहाँ मेजोरिटी पशुपालन हो रहा है और यहाँ भी पशुपालन भी हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि सर्वाधिक योगदान किसका है पशुपालन का। फिर दूसरे नंबर पर आपकी आ जाए खेती, इसके बाद वानिकी और इसके बाद क्या होता है मत्स्य। तो देखो योगदान कैसे याद करोगे, 38.5% किसका है पशुपालन का, और फसल का कितना है 44.5%। दोनों में डिफरेंस कितना है सिर्फ 4 का है। ठीक है, याद रख लेना डिफरेंस 4 का है। यदि कभी सीक्वेंस जमाने के लिए बोल दें तो आप ये सीक्वेंस लगा कर जाना। इसके बाद परसेंटेज पूछ ले कभी किसी का, इन दोनों का परसेंटेज पूछने की ज़्यादा संभावना है। इसके अलावा मत्स्य का पूछ सकता है। और ये ध्यान रखना सर्वाधिक वृद्धि मत्स्य में हुई, लेकिन आप सोचने योग्य बात यह है कि कृषि को लेकर जिस फसल के क्षेत्र की पिक्चर बनती है उसका योगदान में कमी आई है, निरंतर कमी होती जा रही है। तो जो कमी होती जा रही है वो कितनी है तो 1.6% की कमी हुई है। इस वर्ष कितनी कमी हुई है 1.6% की। अब देखते हैं फसल क्षेत्र में भी कुछ योगदान होगा। जैसे एक मोटा मोटा अपना आइडिया लगाते हैं, एक आपको थीम बिठाता हूँ बढ़िया सी कि अपन ने सबसे पहले तो ये देखा था कि कृषि क्षेत्र था, ठीक है, अपना क्या था जीडीपी था, उसमें अपने जीएसपी बांट के सबके देख लिए भाई किस किस का कितना योगदान है, कृषि का कितना उसका कितना, तो अपने कृषि का देखा। फिर कृषि में भी अपन ने बांट लिया किसका देखा, उपक्षेत्रों में देखा तो उपक्षेत्र कौन कौन से हैं। तो जब अपन पहला उपक्षेत्र पे पशुपालन देखा, दूसरे उपक्षेत्र पे अपन ने क्या देखा फसल। देखो अब फसल है तो फसल में भी कुछ ऐसी फसलें होगी जिनका योगदान क्या होगा सर्वाधिक होगा। तो 2 प्रकार की फसलें अपने पास, खरीफ और दूसरी होती है अपने पास रबी। तो खरीफ में किसका है रबी में किसका है। तो देखो इसको याद करने का तरीका मैं बता देता हूँ। जब एक दादाजी होते हैं, राजस्थान में दादाजी को क्या कहते हैं, एक थीम बेटा, राजस्थान में दादाजी को कहते हैं बा। क्या कहते हैं बा। जब वो बा यदि कहीं जा रहे हो तो अपने छोटे बच्चे होते हैं पोते, उनको बोलते हैं कि बेटा मेरे साथ कौन चलेगा। तो एक छोटा सा पोता होता है उन दादाजी का, वो बोलता है बा मुँह मुँह कि बाबा बा मैं चलूँगा। इसका कहने का मतलब ये होता है, राजस्थानी में बोलते हैं बा मुँह, तो वो ये कहना चाहता है कि मैं चलूँगा। तो देखो बा से बाजरा, मैं से मुँह से मूंगफली और मुँह से क्या है मूँग। इसके अलावा रबी की फसल देती नाम आपके अंदर दिमाग में 2 चीज़ें आते हैं, वो आते हैं, एक गेहूँ आते हैं, एक सरसों आती है और एक जो आपके अंदर आता है वो चना। ठीक है, चना के बाद अब देख लेना गणा। ठीक है, अब बहुत हो गए। इसके बाद आगे चलते हैं खाद्यान्न उत्पादन। देखो खाद्यान्न उत्पादन टॉपिक देखना जरूरी है, क्योंकि कई बार इस क्वेश्चन से ये सिलेबस में मेंशन न होते हुए भी यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं। उसका रीज़न ये है कि ये टॉपिक बहुत रिलेवेंट है और एग्रीकल्चर में इस टॉपिक्स
से ये पता चलता है कि रियलिटी में अपन कितना खाद्यान्न उत्पादन कर पा रहे हैं। ठीक है, तो कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना हुआ, 245 लाख मीट्रिक टन। देखो इसका आधार के आधार पर बांटते हैं, तो कुछ फसल के आधार पर देखते हैं। तो खरीफ का कितना होगा, 90 लाख मीट्रिक टन। या तो आप 90 लाख मीट्रिक टन याद कर लें और एक याद कर लें 245 लाख मीट्रिक टन। इन दोनों में जो इसमें से ये माइनस कर देंगे, ये संख्या माइनस करनी है, इसमें से करनी है, तब आपको 155 लाख मीट्रिक टन मिलेगा। तो ये खरीफ का याद है आपको और रबी का याद है। देखो अब देखना, आपके दिमाग में एक चीज़ फिट करवा देता हूँ मैं। आप कहेंगे कि यार रबी में ज़्यादा है, खरीफ में कम है, तो इसको डाटा ऊपर नीचे हो सकता है, किस में ज़्यादा है किस में कम। तो आपके दिमाग में बता देता हूँ, एक चीज़ फिट करना आपके दिमाग में कि जो अपन खरीफ की बात करते हैं, खरीफ, तो खरीफ की फसल कब होती है, ये राजस्थान में किस पे डिपेंड है, ये डिपेंड है अपने वर्षा पर। और राजस्थान में वर्षा कैसी होती है, कम। तो डाटा किसका कम होगा, खरीफ। ठीक है, दूसरा देखो, इसको कुछ अनाज वगैरह, दलहन वगैरह इसमें बांट के देखते हैं। तो इन डाटा को याद कर लेना। 208 तो क्या है अनाज, 36 लाख मीट्रिक टन क्या है दलहन, तिलहन के साथ 101 लाख मीट्रिक टन है। अब देखते हैं कुछ फसल्स ऐसी है जिनमें राजस्थान एक अहम भूमिका अदा करता है। किसी में फर्स्ट रैंक है राजस्थान की, किसी में सेकंड रैंक है, किसी में कैसे रैंक है, थर्ड रैंक है। तो देखते हैं फर्स्ट रैंक किसमें है, देखो बाजरा, सरसों, तिलहन, गंवार। सेकंड रैंक किसमें, पोषक अनाज और मूंगफली। अब मूंगफली में याद रख लेना, फर्स्ट रैंक किसकी है, गुजरात। गुजरात किस रैंक में है, फर्स्ट। इसके अलावा थर्ड में देखते हैं, तो थर्ड में क्या है, चना, दलहन, जवार, सोयाबीन। देखो यहाँ ये आपके कंफ्यूजन करवाएगा कि दलहन में कौन सी रैंक है, दलहन में कौन सी रैंक है। तो आपको ये बता देता हूँ, आप सबसे पहले एक चीज़ करिएगा, आपको ए से घ तक वाली संख्या, घ तक वर्ण आते होंगे, इनमें देखना। पहला है, इसमें ते वाली सीरीज है, त, थ और द, न। ये वर्ड मैंने लिख दी, इनके नंबर डाल दो, 1 2 3। देखो एक नंबर पे क्या है, ते से क्या हो जाएगा, तिलहन में कौन सी रहेंगे, फर्स्ट। थर्ड में दे किस नंबर पे है, थर्ड नंबर पे। तो थर्ड नंबर में कौन सा हो जाएगा, दलहन। ठीक है, हालांकि पिछले साल ये सेकंड नंबर पे था, तो मैंने याद करने का मेरा तरीका ये था कि तय हो गया तो काट लो, फिर 1 2, इसलिए मैंने 2 नंबर लगवाए थे। लेकिन इस बार ऐसा कोई कंफ्यूजन नहीं है, और आप एक अच्छा ध्यान रखना इसका कि ऐसे सीरीज लिख देना, आपको सीधा शॉर्ट करे। इस बार और अच्छी ट्रिक बन गई है अपने लिए। ठीक है, तो थर्ड नंबर पे क्या हो गया, दलहन। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ देखते हैं अपनी कुछ कृषि जलवायु क्षेत्र हैं, वहाँ की कुछ मुख्य फसलें क्या क्या है, क्योंकि फसलों वाला टॉपिक जब चल रहा है तो फसलें कहीं से भी आ सकती है। देखो पहले मैं आपको याद करा देता हूँ, इसको बनाओगे कैसे आप, जब आप राजस्थान का मैप बनाओगे तो आपको बता देता हूँ कैसे बनाएंगे आप इसे। देखो यहाँ तो आपको क्या करना है, अरावली बनानी है। ठीक, इसके बाद आपको जब फर्स्ट ए बनाना है, क्या बनाना है, फर्स्ट ए बनाना है। इसके बाद आपको बनाना है फर्स्ट क्या बनाना है, बी बनाना है, फर्स्ट बी। ठीक, इसके बाद इनको क्या करना है, मिला देना है, फिर उसको क्या बना देना है, फर्स्ट सी बना दिया। इसके बाद एक अच्छी चीज़ बताता हूँ, दोनों को तो क्या आ जाएगा, सेकंड ए आ जाएगा और सेकंड बी आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद अच्छी चीज़ बताता हूँ, इसको मिलाओ और इसको भी मिला लो, मिला दिया। इसके बाद एक अच्छी चीज़ बताऊँ, यहाँ बनाना आपको क्या बनाना, ये कट बनाना है। ठीक, अब देखना अच्छी चीज़ बताऊँगा मस्त सी। ये कौन सा है, थर्ड ए है, ये कौन सा है, थर्ड बी है। ठीक, ये कौन सा है, फोर्थ ए है, ये फोर्थ बी हो गया, ये कौन सा गया, 5। अच्छा बनाए, ये से समझ जाएंगे। और ऐसे नहीं समझे तो आपको मैं बता देता हूँ, ऐसे आपने ये मैप किया, अब ड्रॉ कैसे करेंगे। देखो एक लाइन इधर एक लाइन इधर, तो थर्ड ए थर्ड बी, फोर्थ ए फोर्थ बी, और 5 तो ये हो ही गया। फिर इसके बाद ये अरावली खींची रखी थी आपने, तो यहाँ 2 लाइन आपने खींच ली, फिर एक, फिर ये और फिर ये। ठीक, ऐसे बांट के कर लेना। और बाकी ये ट्रिक अच्छी है, इससे ध्यान रख लेना। तो सीधा उधर करना, एक इधर बी बनाना। ठीक है, अब कुछ फसलें मैंने लिखी है, तो ये ध्यान रखना कि अरावली के इस तरफ आपको मूंग वगैरह चीज़ें लेनी हैं, क्योंकि यहाँ रेतीली भूमि में ये अच्छी होती है। ऐसा है तो ऐसे ले सकते हैं आप। इसके अलावा बाजरा वगैरह चीज़ों पे ध्यान देना है। तो देखो फर्स्ट ए पढ़ते हैं, तो इसका विस्तार कहाँ कहाँ है, तो इसका विस्तार जब देखते हैं जोधपुर ग्रामीण, ठीक है, जोधपुर, फलोदी नया वाला डिस्ट्रिक्ट है, नए डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग करवा रखा मैंने, तो फलोदी, बाड़मेर, ठीक है, और बालोतरा, इन चीज़ों में
यहाँ फसल कौन सी होती है, तो ये देखो मोट हो गई, तिल होगी, बाजरा हो गया, जीरा, गेहूँ, सरसों, ठीक है। और दूसरा होता है फर्स्ट बी, ये होता है नहरी इलाका, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर और अनूपगढ़। अनूपगढ़ अपना नया डिस्ट्रिक्ट बना है, वहाँ पे देखो अच्छी चीज़ ये है, कपास होती है वहाँ पे, एक कपास होती है, एक गेहूँ होते हैं वहाँ, गेहूँ का कटोरा किसको कहते हैं, श्रीगंगानगर को कहते हैं, ठीक है। जो कपास होती है तो ठीक है। और इसके अलावा जो होता है वो गवार, चना वगैरह, ठीक। दूसरा फर्स्ट सी है, तो ये होता है जैसलमेर, बीकानेर, चूरू का आंशिक भाग आता है वहाँ पे, तो वहाँ ये चीज़ मूंग, मोठ वगैरह, ठीक है, इनका ध्यान दे लेना आप। तो ये चीज़ अच्छी है। और इसके अलावा जो कुछ चीज़ें हैं तो ये जैसे थर्ड ए है, तो यहाँ गवार, बाजरा, ज्वार, ठीक है, सरसों, लगभग राजस्थान में वही मिलेंगे आपको, लेकिन कुछ स्पेसिफिक हो तो वो ध्यान रख लेना। और एक बार देख के जाना इस पूरे चार्ट को, बहुत अच्छा काम का चार्ट है ये। जैसे ये दलहन वाला आप देख जाओ, ठीक है, ये गेहूँ, सरसों वाला, सोयाबीन के लिए आप क्यों स्पेसिफिक क्यों बोल रहे हैं यहाँ पे, कि सोयाबीन सर्वाधिक कहाँ हो रहा है आपके, बताइए मुझे, 12 में होता है, कहाँ पे हो रहा है, 12 में। इसके अलावा जब मक्के की बात आती है, मक्के, तो मक्के के लेकर आपको क्या बोलोगे आप, बांसवाड़ा, ठीक है, बांसवाड़ा है, बांसवाड़ा में उत्कर्ष केंद्र भी है यहाँ का। और इसके अलावा आप इसका नीचे वाला जो भाग है राजस्थान का, दक्षिणी राजस्थान, यहाँ पे क्या होता है, मेन मक्का है, ठीक है। इसके अलावा कुछ चीज़ें देख लेना, इसके अलावा उदयपुर वाला क्षेत्र वाला देख लेना, ये फोर्थ ए वाला, फिर ठीक है। और फिर इनके नाम देख लेना, नाम तो आप पहचान जाएंगे, शुष्क पश्चिम मैदानी क्षेत्र तो किधर होगा, तो ये यहाँ होगा, ठीक है। ऐसे लूनी नदी वाला, तो ये यहाँ लूनी नदी वाला क्षेत्र है, ठीक है। पाली में बेती, पाली संभाग वाला क्षेत्र, ऐसे करके इन चीज़ों को मोटा मोटा देख लेंगे। और इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो अपन देखेंगे कृषि आधारित। मैंने क्या किया कि कुछ ऐसे भी पूछ सकता है एग्जामिनर, दिमाग लगा सकता है कि कृषि की जब अपना प्रश्न पूछ लें, कुछ उद्योग पूछ रहे हैं, तो ऐसा करते हैं ना, ये भी तो पूछ सकता है कि जो कृषि क्षेत्र है, उस कृषि क्षेत्र के अंदर कुछ कृषि के आधारित कुछ उपकरण होंगे, उत्पाद होंगे, वो उत्पाद किसी न किसी डिस्ट्रिक्ट को अपन ने वन डिस्ट्रिक्ट वन उत्पाद में, वन प्रोडक्ट वाला जो प्रोग्राम चल रहा है, एक जिला एक उत्पाद, क्या चल रहा है प्रोग्राम, एक जिला एक उत्पाद, ये दे रहा है कि आप एक उत्पाद को प्रोत्साहन दें और निर्यात बढ़े। इसको लेकर ये प्रोग्राम जो चल रहा है, इस प्रोग्राम में कुछ चीज़ें ऐसी जो कृषि से रिलेटेड उत्पाद हैं उनको वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट बना रखा है। उसमें पहला है, जैसे डिस्ट्रिक्ट लेते हैं, नया डिस्ट्रिक्ट बना अपना, कौन सा नया डिस्ट्रिक्ट बना है, अनूपगढ़। अनूपगढ़ किससे बना है, श्रीगंगानगर वाला अनूपगढ़, ठीक है। तो अनूपगढ़ से कौन है, तो कॉटन बॉल्स को एक उत्पाद घोषित कर रखा है। इससे बालोतरा और भीलवाड़ा का कौन सा वस्त्र है, 12 का कौन सा है बताओ, सोयाबीन। भरतपुर का अच्छा है, फूड प्रोसेसिंग, ठीक है, याद कर लेना, आ सकता है, ठीक है। दूसरा बीकानेर, ऊनी कारपेट यार्न। बूंदी का कौन सा है, चावल। हनुमानगढ़ का कृषि उत्पाद। पाली का मेहंदी। झालावाड़ का कौन सा है, संतरा। आगे चलते हैं, उद्योग देख रहे हैं। जब उद्योग देख रहे हैं तो फिर अपन उद्योग देखते हैं। जब उद्योग में देखते हैं तो सबसे पहले अपन को देखने वाली चीज़ क्या है, देखो उद्योग जब देखेंगे तो सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि उद्योगों का आधार क्या हो सकता है। देखो कृषि आधार का मतलब सीधा सा मतलब है इसका जो रॉ मटेरियल है, कच्ची सामग्री है, कच्चा माल है, वो कहाँ से प्राप्त हो रहा है, कृषि से। कहाँ से प्राप्त हो रहा है, कृषि से, ठीक। ऐसे कैसे खनिज वाला किससे प्राप्त, खनिज आधारित उद्योग उनको खनिज से मिलता है, ठीक। अब कुछ लघु उद्योग हैं तो उनके लिए कुछ शर्तें हैं। क्या शर्तें हैं, देखो दो चीज़ होती है उद्योग में, एक तो निवेश, दूसरा होता है टर्नओवर। क्या होता है, टर्नओवर। तो निवेश कितना होना चाहिए इसमें, 1 से 10 करोड़, और इसका टर्नओवर कितना हो जाएगा, 5 से 50 करोड़। तो इसको ऐसा करना, आप इसको गुणा कर लेना 5 से, ठीक। ये 5 से होते 5 हो गया, फिर ये 5 से होते 50 हो गया। तो निवेश कितना होगा, 1 से 10 करोड़ और 5 से 50 करोड़ टर्नओवर होता है। तो वो उद्योग किस में आएगा, लघु उद्योग में। कुटीर उद्योग वो होते हैं, देखो कई बार एक फेम आपने कहीं देख के देखा हो, कोई बांस की टोकरी बनाता है, ठीक है, कहीं पापड़ वाला, ठीक है, पापड़ बनाते हैं, ठीक है, वो सूखा के फिर उनको तेल में तलने वाला पापड़, तो वो पापड़ बनते हैं। तो वो किस उद्देश्य से बनाते हैं वो लोग, आजीविका के लिए। तो तकनीक कौन सी होती है उनमें, निम्न। तो इसलिए निम्न तकनीक का यूज़ करके जो आजीविका के लिए बनाते हैं उनको क्या बोलते हैं, कुटीर उद्योग। समझ गए, कहीं डेफिनेशन दे के कथन कारण में दे सकता है आपको, कथन दे दे फिर कारण दे दे, ठीक है।
तो उसमें आपको ऑप्शन दे दें, फिर आपको टिक करवा दें। तो इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है। निवेश के लिए लघु उद्योग वाला निवेश ये बन सकता है। इसके बाद कृषि आधारित उद्योग कौन कौन से हैं? तो सूती हो गया, चीनी, ऊनी, वनस्पति, डेयरी उद्योग, बायोडीजल, जैतून उद्योग। ठीक है, इसमें कौन से सीमेंट वाले, कांच, मार्बल वगैरह इस तरह से हैं। ठीक है, ये अभ्रक उद्योग वगैरह। तो अभ्रक के लिए आपको एक चीज़ याद रखना, अभ्रक राजस्थान में कहाँ पाया जाता है? तो मेन कहाँ पर लिखोगा आप? भीलवाड़ा। ठीक है, और अभ्रक सिटी किसको बोलते हैं? तो इसी भीलवाड़ा को बोलते हैं। ग्रेनाइट सिटी किसे बोलते हैं? बताइए मुझे। ग्रेनाइट सिटी किसको बोलते हैं? जालोर। ठीक है, और फिर मार्बल में आप देख लेंगे कोटा वगैरह। ठीक है, इसके बाद नमक का वो देख लेंगे आप, सांभर वगैरह। ठीक, कांच के लिए अलवर वगैरह। फिर सीमेंट उद्योग के लिए पहला सीमेंट उद्योग कहाँ खुला था? लाखेरी। लाखेरी कहाँ है बताओ? बूंदी में। ठीक है, इस तरह से आप देख लेना। फिर इसके बाद डेयरी उद्योग। देखो डेयरी उद्योग इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि अपने देखा है कि पशुपालन का सर्वाधिक योगदान है किसमें? कृषि क्षेत्र में। तो पशुपालन में जब दुग्ध की बात करेंगे तो अपन को डेयरी की बात करना क्या हो जाता है? जरूरी। तो डेयरी के लिए क्या है? तो सर्वाधिक विकास कहाँ हुआ? जयपुर में। फिर इसके बाद फर्स्ट डेयरी राजस्थान में कहाँ खुली? तो पद्मा नाम से खुली है। कहाँ खुली है? अजमेर में खुली है। कब खुली है? 1938 में खुली है। ठीक, राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम की स्थापना कब हुई है? 1975 में। अब ये है कहाँ है? तो ये जयपुर में। कहाँ पे? जयपुर में। इसके बाद राजस्थान में त्रिस्तरीय ढांचा है किसका? डेयरी उद्योग के लिए। तो बताओ, तो त्रिस्तरीय ढांचा देखो ये मैंने बना रखा है ना स्ट्रक्चर, ये ध्यान में रखना। ग्रामीण स्तर पर आपको पता है प्राथमिक सहकारी दुग्ध समितियाँ हैं। अभी इकोनॉमिक सर्वे था उसमें ये बताया गया था कि 18,781। देखो 18,781। देखो ऐसे भी याद कर सकते हैं। 7 दोनों के बीच में गैप कितना है? 7 का। 8 और 1 के बीच में कितना गैप है? 7 का। तो 7 फिर इसको वापस उल्टा लिख दो। ठीक है, याद रखना फिर डेयरी वाला। ठीक है, फिर दूसरा है जिला दुग्ध सहकारी संघ, कितने हैं? 24। इसके बाद RCDF की स्थापना कब हुई? 1977 में। कहाँ पे है? जयपुर में। ये सर्वोच्च संस्था है किसके लिए? डेयरी विकास के लिए। ठीक है, आगे देखना। देखो बायोडीजल में एक ही चीज़ याद है, बायोडीजल और जैतून दोनों याद रखना। दोनों का सोर्स क्या है? ये कहाँ से बनाते हैं? बायोडीजल का जो बायोडीजल की उत्पादन हो रहा है उसके पीछे रॉ मटेरियल कौन सा है? कच्चा माल क्या है? तो करंज और कंजोत याद रख लेना। और इधर क्या है? जैतून। जैतून को वैसे याद रख लो, जैतून तेल। और बायोडीजल कैसे? करंज वगैरह कंजोत से। ये 2021 में बहुत अच्छा चर्चा में रहा था, ये मेंस में भी पूछा गया था। ठीक है, तो इस तरह से क्या आपका ऑब्जेक्टिव क्या बन सकता था ये। इसके बाद इसकी रिफाइनरी कहाँ है? तो कल्लड़वास उदयपुर। फिर ये प्लांट कहाँ पे लगा हुआ? तो जामुनपुरा उदयपुर। इसके बाद दोनों उदयपुर लगे हैं। बायोडीजल से रख लेना उदयपुर। कहाँ से? उदयपुर। बायोडीजल देखो, बायोडीजल कहाँ से? तो उदयपुर। ठीक है, उदयपुर। ठीक, इसके बाद जैतून। ठीक है, क्या है? जैतून। जैतून से एक से याद रखना, जैसे जैतून जैसे जयपुर। तो बात किसकी करेंगे? जयपुर। तो उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पे है? जयपुर। जयपुर में भी कहाँ है? तो बस्सी में। ठीक है, इसके बाद लोन कंसर बीकानेर में। कहाँ से? लोन कंसर बीकानेर में। क्या है इसके लेकर? एक रिफाइनरी है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं खनिज आधारित उद्योग अपन ने देख रहे थे। तो जो चीज़ें अपन ने जो खनिज आधारित उद्योगों में देखी थी वहाँ अपन ने एक चीज़ नोटिस की थी कि खनिज आधारित जो उद्योग हैं उसमें इम्पोर्टेंट क्या है? देखो जो इम्पोर्टेंट उद्योग है वो मैं करवा देता हूँ आपको यहाँ पे, बहुत अच्छे हैं। उनमें से क्वेश्चन आने की संभावनाएं बढ़ जाती है। पहला है सीमेंट, दूसरा है कांच, तीसरा है नमक। देखो जब सीमेंट की बात करें, चूना पत्थर, जिप्सम, सिलिका, ये क्या है इसके लिए? कच्चा माल। प्रथम कहाँ खुला? मैंने बोला था लाखेरी में। कब खुला? 1915 में खुला है। राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन कहाँ हो रहा है? तो चित्तौड़ में हो रहा है। चित्तौड़ में बहुत सारी फैक्ट्रियाँ हैं। ठीक है, बिरला, ये ठीक है, लाफार्ज वगैरह। ठीक है, और फिर इसके बाद देखते हैं लाफार्ज देखो चित्तौड़गढ़ में है, मंगलम कहाँ है? मोडक में है। जयपुर सीमेंट कहाँ है? सवाई माधोपुर। याद रख लेना, जयपुर सीमेंट जयपुर में नहीं होके कहाँ है? सवाई माधोपुर में। ठीक है, दूसरा मंगलम मोडक, मैं से मंगलम मैं से मोडक याद रख लेना। ठीक है, और जो बिरला वाइट सीमेंट का है वो खारिया गंगार। ठीक है, और गोटन का है? नागौर में। वहाँ का है जेके सीमेंट है, लेकिन कौन सी? वाइट सीमेंट। बाकी जेके एक चित्तौड़गढ़ में भी है लेकिन वो वाइट सीमेंट नहीं है। वाइट सीमेंट कहाँ पे है? तो गोटन में। ठीक है, राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन कहाँ हो रहा है? चित्तौड़ में। ठीक है, एक बार मेरे को इंटरव्यू में पूछा गया था कि राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन जो सीमेंट का हो रहा है वो उन्होंने बेल्ट बताया था मेरे को, हालांकि कि भाई एक तो नागौर का हो रहा है। ठीक है, इसके बाद चित्तौड़ में भी हो रहा है, फिर कोटा में भी हो रहा है। तो इसका रीज़न क्या है? वो एनालिटिकल क्वेश्चन था, तो उसमें ये रीज़न ये था कि एक तो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक है, किसका? सड़क को लेकर, यहाँ सब हाईवे से कनेक्ट है।
दूसरा मैंने उनको बताया था रीज़न कि यहाँ लेबर अवेलेबल है, ठीक है, कम समय में लेबर अवेलेबल है, ठीक है, इस तरह से। और दूसरा ये कि रॉ मटेरियल ज़्यादा दूर नहीं, पास में मिलता है। पास में मिलने से क्या होता है, जो उसको लाने ले जाने की जो कॉस्टिंग होती है वो कम हो जाती है, जिससे क्या होता है उत्पादन में प्रगति होती है, ठीक है, फैक्ट्रियों का भी लाभ होता है, ठीक है। इस तरह से मैंने रीज़न दिए थे, हालांकि वो संतुष्ट थे इस रीज़न से, ठीक है। अब उसके बाद था कांच उद्योग। कांच उद्योग में कच्चा माल क्या है, सिलिका सेट, सोडियम सल्फेट, सोरा, ठीक है। इसके बाद सर्वाधिक विकास कहाँ होता है, धौलपुर और अलवर में। देखना, कांच, धौलपुर और अलवर, देख लेना। दोड़ा होगा वो भी कांच दिखेगा, और आल होगा, अल होगा, ऑल का मतलब आल, जिसमें सब कुछ होगा वो भी कांच दिखेगा। कांच कौन देखते हैं, सब देखते हैं, दोड़ा से लेके ऑल, ठीक है। तो याद रखना अलवर और तोल, ठीक है। इसके बाद देखते हैं सेमकोर ग्लास फैक्ट्री। सेमकोर ग्लास फैक्ट्री कहाँ पे है, सेमकोर को से कोटा, ठीक। इसके बाद आता है नमक। नमक उत्पादन कैसे, तो देखो, नमक उत्पादन के जरिए अपने पास क्या है, खारा पानी। खारा पानी अवेलेबल होगा तो कई बार तो ऐसा होता है कि अपन कार्यों में क्यारी बनाते हैं, क्या बनाते हैं, क्यारी, और उसमें क्या भर देते हैं अपन, खारा पानी। और सूर्य के वाष्प से जब पानी उड़ जाता है तो पीछे क्या बच जाता है, नमक। उसको इकट्ठा कर लेते हैं, उसको बढ़िया सफाई होने के बाद उसको एज ए नमक यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। ये भी एक प्रोसेस था जब अपने पास बहुत सारे सोर्सेज नहीं थे। लेकिन इसमें जो अभी जो चल रही है अपने राजस्थान में, सांबर साल्ट लिमिटेड चल रही है, पंचपदरा बाड़मेर में, डीडवाना नागौर में, तो इस तरह से राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स द्वारा कार्य किया जा रहा है डीडवाना नागौर में, ठीक है। राजस्थान का कौन सा स्थान है, तो थर्ड स्थान। ये बात की थी अपने अब्रक सिटी, ग्रेनाइट सिटी, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं खनिज आधारित उद्योगों में कुछ चीज़ अपने पास, संगमरमर, इमारती पत्थर, ग्रेनाइट उद्योग। देखो, जो संगमरमर है वो मकराना, सिरोही, राजनगर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, किशनगढ़, जयपुर, यहाँ कटाई, घिसाई और पॉलिशिंग की जाती है। इसके अलावा कोटा, रामगंज मंडी, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, जोधपुर, यहाँ ग्रेनाइट उद्योग, यहाँ इमारती पत्थर। आपको पता है कोटा के क्या फेमस है, कोटा स्टोन। कोटा स्टोन हमारे घरों में बहुत अच्छे लगाए जाते हैं। हमारे उधर जो इलाका है वहाँ पर कोटा स्टोन का ज़्यादा यूज़ होता है। कोटा स्टोन एक मजबूत पत्थर है, इसलिए। इसके बाद चित्तौड़ में कौन सी चीज़ें फेमस है, चंदेरिया, ठीक है, यहाँ पर ऋषभ देव वगैरह, ठीक है। इसके बाद चित्तौड़, उदयपुर, जोधपुर, यहाँ ग्रेनाइट पत्थर का किया जाता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, विकास एवं कुछ वित्तीय संस्थाएं पढ़ते हैं। देखो, बहुत अच्छा टॉपिक मुझे ये लगता है कि यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावनाएं प्रबल हो जाती है। जहाँ इकोनॉमिक्स में कम से कम 8 से 9-10 क्वेश्चन आते हैं, वहाँ इसकी संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है कि कहाँ से क्वेश्चन किस तरह से आ रहा है। देखो, यहाँ रिको पर टिक मार देता हूँ मैं, बहुत अच्छा आने की संभावना है। और इस बार ये मान के चलो रीड को पूछ सकता है, ठीक है। तो देखो, वित्तीय संस्थाएं मैंने ये कोशिश की, ये किस लिए है, यहाँ मैंने कारण या उनकी स्थापना के रीजन देने की कोशिश की है, जिससे आपको एक समझ विकसित हो जाए कि ये संस्था राजस्थान में किसको लेकर स्थापित की गई। देखो, पहला निवेश संवर्धन ब्यूरो, जिसको बोलते हैं BIP, ठीक। तो इसकी स्थापना कब हुई, BIP की स्थापना 1991 में हुई, निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए, सीधा याद करना। रिको की स्थापना कब हुई, 1980 में, किस लिए, औद्योगिक विकास और सुविधा उपलब्ध कराने, जो इकाइयाँ हैं औद्योगिक उनको वित्त अवेलेबल कराता है, ठीक है, वित्तीय सहायता, ठीक है, तकनीकी सहायता और अन्य सहायताएं भी कहीं उपलब्ध करवाता है रिको, क्योंकि ये क्या चाहता है, औद्योगिक प्रगति चाहता है, ठीक। दूसरा, राज्य लघु उद्योग निगम लिमिटेड 1961 में स्थापना होती है, महीना इसका होता है जून, ठीक। ये लघु उद्योगों को प्रोत्साहन, नाम से पता चल जाए, राजस्थान वित्त निगम, बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये भी आने की संभावना है। RFC 1955 में होती है, ठीक है, 5 और 5 याद कर लेना। और MSME इकाइयों को वित्तीय सहायता, तकनीकी सहायता अवेलेबल करवाता है। इसके अलावा रिडको, राजस्थान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, रिडको 15 मार्च 2022 को स्थापना होती है, किस लिए, औद्योगिक विकास के लिए, ठीक। इसके बाद आर्केड की स्थापना होती है, वो किसके लिए, तो वो 2022 में होती है, रोजगार, उद्यमशीलता, तकनीकी, इनके लिए होती है, ठीक। रिफाइनरी 2018 में चली थी, आपको पता है, पंचपदरा में चली थी। लेकिन एक रेशियो याद रखना, HPCL जो है वहाँ HPCL और राजस्थान दोनों के बीच में कितना परसेंट का साझेदारी, देखो 74 और 26, ये याद रखना। कई बार अपन उल्टा करके आ जाते हैं, क्योंकि राजस्थान में खुले राजस्थान का ज़्यादा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। इसके बाद RSMML जो राजस्थान राज्य खान खनिज लिमिटेड है, उसकी स्थापना 1974 में होती है। खनिज संपदा का आधुनिक की तकनीकी ढंग से दोहन करना है और खनिजों में
नया अन्वेषण करना, इसको लेकर जो संस्थाओं को स्थापना की थी 1974 में की थी। लेकिन यहाँ मोटा मोटा आपको एक चीज़ बता देता हूँ मैं, जो आपको मेन याद रखना है। वहाँ देखो, एक तो रिको याद रखना, निवेश संवर्धन ब्यूरो याद रखना, राज्य वित्त निगम याद रखना, इसके बाद रिडको, ये पे इम्पोर्टेंट लगा देता हूँ दोनों पे, ठीक। इसके बाद आगे चलते हैं। तो सूती वस्त्र उद्योगों की जो बात कर रहे थे, तो सूती वस्त्र उद्योग, ये उद्योग भी किस पर निर्भर है? कृषि पर। इसको भी रॉ मटेरियल कहाँ से मिल रहा है? एग्रीकल्चर सेक्टर से। तो देखो, पहली स्थापना हुई थी दी कृष्णा मिल्स लिमिटेड के नाम से। कब हुई थी? 1889 में। कब हुई? 1889 में हुई थी। कहाँ हुई थी? ब्यावर में, ठीक। किसने की थी? तो दामोदर दास ने की। कौन था ये? दामोदर दास। कौन था ये? एक सेठ था, ठीक। इसका मतलब कैसी हो गई कंपनी यहाँ पर? निजी, ठीक। दूसरी जो यहाँ लगी थी वो एडवर्ड मिल लिमिटेड। फिर इसके बाद इसमें अजमेर में लगी थी वो महालक्ष्मी मिल्स लिमिटेड। इसके बाद ये है पाली में। ये कहाँ है आपके? पाली में, महाराजा में। ये सबसे बड़ी, अभी सूती वस्त्र के लिए सबसे बड़ी मिल है, ठीक है। इसके बाद मेवाड़ टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड हो गई, 1925 में लगी थी। फिर विजय कॉटन मिल्स भीलवाड़ा में लगी थी। विजय कॉटन मिल्स, तो ठीक, ये कब कहाँ लगी थी? 1947 में लगी थी, ठीक है। इसके बाद चीनी उद्योग के लिए आपको पता है गन्ना और चुकंदर, दो चीज़ चाहिए, ठीक है। रॉ मटेरियल कौन सा होना चाहिए? गन्ना और चुकंदर। ये मिलने के लिए क्या है? चीनी उद्योग के लिए ज़रूरी है, ठीक। इसमें जो पहली मिल है वो लगी थी, यहाँ नहीं लिखा, मेंशन नहीं है, मैं बता देता हूँ आपको। भोपाल सागर हमारा आता है चित्तौड़ में, ठीक। इस चित्तौड़ में भोपाल सागर से पहली मिल लगाई गई थी, किसके लिए? चीनी उद्योग के लिए, ठीक। इसके बाद मिलें लगती रही, और यहाँ है श्रीगंगानगर शुगर मिल, जहाँ गन्ना और चुकंदर दोनों से क्या बनाया जाता है? चीनी बनाई जाती है। इसके बाद उदयपुर शुगर मिल हो गया, सहकारी चीनी मिल हो गया, ठीक है। सहकारी चीनी मिल कहाँ पे है? तो ये केशव राय पाटन। कहाँ पे है? मैं देख देता हूँ आपको, केशव राय पाटन, बूंदी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो जल संसाधन पर चर्चा करते हैं। जल संसाधन को लेकर ये है कि 2023-24 के आंकड़ों के अनुसार देखते हैं, कुछ वृहद परियोजनाएं हैं। तो वृहद परियोजनाओं कितनी हैं? 8। और 8 के नाम मैं बता देता हूँ आपको। परवन किस पे? झालावाड़ में परवन नदी पे। दूसरा धौलपुर लिफ्ट है। फिर नर्मदा नहर है। राजस्थान मरु क्षेत्र हेतु राज्य पुनर्गठन परियोजना ERCP। इसके बाद ऊपरी उच्च स्तरीय नहर पीपलकोट ऊपरी उच्च स्तरीय नहर। काली तीर का है? धौलपुर, ठीक है। एक चीज़ याद रखना, स्प्रिंकलर सिस्टम कहाँ लगा हुआ है या अनिवार्य है? तो वो नर्मदा नहर पर, ठीक है। इसके बाद 5 वृहद मध्यम परियोजनाएं हैं, वो तो याद रख लेना। गरदड़ा कहाँ है? बूंदी में, ठीक। फिर गागरीन हो गई, हत्यादेव हो गया। फिर इसके बाद 41 लघु सिंचाई परियोजनाएं। ये इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 का जो अपने पास है ना, उसके डाटा है, ठीक है। ऑथेंटिक डाटा है, वो याद कर लेने, कोई वो नहीं है, बहुत ईजी है, 1-2 बार पढ़ेंगे आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। दूसरी ये ERCP की जो बात कर रहे थे ना, इसमें जो घोषणा की थी बजट 2024-25 में, वो की गई थी 45,000 करोड़ की, ठीक है। इसके बाद ये आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है, लेकिन पढ़ लेना, ठीक है। इसके बाद इंदिरा गांधी ने टॉपिक मेंशन है, तो देखो इसका जनक कौन है? तो इंजीनियर कमर सिंह। इसकी आधारशिला किसने रखी? गोविंद वल्लभ पंत ने। वो उस समय क्या थे? तत्कालीन क्या थे? गृह मंत्री थे। तत्कालीन गृह मंत्री ने उसकी क्या रखी? नींव। इसके बाद 31 मार्च 1958 को इसकी नींव रखी गई थी। इसको क्या क्या नाम से पुकारते हैं? तो मरुगंगा कहते हैं। मरुस्थल को जल से सिंचित कर लोगों को प्रफुल्लित किया, यहाँ के लोगों को प्रफुल्लित किया, यहाँ के आजीविका के विकास में अपना अहम योगदान दिया। इस तरह से विकास हुआ कि आज यहाँ कई इंडस्ट्रियाँ काम कर रही है, लोगों को रोज़गार मिल रहा है, जिससे यहाँ के लोगों को क्या हो रहा है? जीवन स्तर कैसा हो रहा है? उच्च हो रहा है। तो ये सब प्रगति हुई, इसके पीछे किसका हाथ? तो इंदिरा गांधी नहर का है, ठीक है। इंदिरा गांधी नहर को इसलिए मरुगंगा कहते हैं। इंदिरा गांधी नहर परियोजना नाम कब पढ़ा गया था? ये पढ़ा था नाम 2 नवंबर 1984 को रखा गया था, ठीक है। और राजस्थान की जीवन रेखा तो है ही है, क्योंकि यहाँ देखो राजस्थान इतना बड़ा है मान लो, ठीक है। तो यहाँ आधे से ज़्यादा क्षेत्रफल को कौन सिंचित कर रही है? इंदिरा गांधी नहर, ठीक। इसके बाद ये देखते हैं इंदिरा गांधी नहर कहाँ से आ रही है। देखो सतलज और व्यास, कौन सी नदी है? सतलज, व्यास, हरी के बैराज बना, वहाँ से अपनी नहर आ रही है, ठीक है, ये ध्यान रखना। और हनुमानगढ़ से प्रवेश कर रही है। इसके बाद जो चीज़ें देखने के लायक हैं वो यहाँ पर 9 शाखाएँ हैं। कितनी शाखाएँ हैं? 9। नॉर्थ से साउथ क्रम में चलती है। IGNP को जल प्रबंधन के लिए अपने स्काडा टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रहे हैं। कौन से प्रयोग कर रहे हैं?
स्काडा टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रहे हैं, तो किस पे कर रहे हैं, तो IGNT पे कर रहे हैं। इसके बाद जो चीज़ ध्यान देने योग्य बात ये है वो मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ मैं कुछ वो नाम लिख रहा हूँ आपको जो उसकी शाखाएँ हैं, ठीक है, जो उसकी क्या है शाखाएँ हैं, लिफ्ट नहर हैं, उन पर चर्चा करें, ठीक है। ध्यान देना, शाखाएँ कौन सी है, एक तो है रावतसर शाखा, ठीक है, दूसरी कौन सी है, सूरतगढ़ शाखा, तीसरी अनूपगढ़, फिर पुंगल शाखा, दातौर, बिरसलपुर, चारणवाला शाखा, शहीद बीरबल शाखा, सागर मलगोपा शाखा। देखो यहाँ जो ध्यान रखना वो ही रखना, ये एकमात्र शाखा जो 2 जिलों को सूचित कर रही है, ठीक है। चलो ये चारणवाला शाखा याद रख ली। फिर ऐसे ध्यान रखना, रावतसर शाखा एकमात्र शाखा जो किस तरह जा रही है, जो बाईं ओर निकाली गई है, समझ में आ जाएगा। नहर है, उससे बाईं ओर एक शाखा निकाल रखी है, उसका क्या नाम है, रावतसर शाखा। इस रावतसर शाखा की जो इम्पोर्टेंट बात क्या है, देखो इसको इस तरफ क्यों निकाल रखा है, ठीक, बाकी सारी इधर है, ठीक है, बाएं ओर निकाल रखा है, एक तरफ शाखा ये निकाल रखी है। और जो ये नहर है, यहाँ पे ये ध्यान देना है, कुछ फैक्ट होते हैं इसके, यहाँ पे कुछ फैक्ट, जैसे वो शाखा इस तरफ है, वो शाखा, ये क्या होते हैं, ये MCQ में इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, इसलिए इसको पढ़ना ज़रूरी है। इसके बाद कुछ लिफ्ट नहरें हैं, तो लिफ्ट नहरों को मैं याद करवा देता हूँ। देखो एक तो चौधरी होता है, ठीक, एक होता है कंवर, ठीक, तीसरा होता है पन्ना, ठीक है, और होता है वीर। पन्ना होता है, वीर होता है, रिक्रूटर और डॉक्टर। देखो चौधरी भी अच्छा है, कंवर, पन्ना, वीर और डॉक्टर, तीनों की क्या करनी होती है अपन को, और डॉक्टर के अलावा एक और जोड़ लो आप, गुरु। इनकी क्या करनी है, जय करनी है। किस किस की जय करनी है, देखो चौधरी की करनी है, गांव में सबसे बड़ा कौन, चौधरी, फिर कंवर साहब, फिर पन्ना, कोई न कोई पन्ना, पन्नालाल होता है, पंच होता है, पन्नालाल को याद रखना, पंच, फिर के वीर होते हैं, फिर डॉक्टर होते हैं, कुछ गुरु होते हैं, इन सब की क्या करनी है, जय। इसको सीक्वेंस उल्टा होना चाहिए, लेकिन गुरु वर्ड अच्छी चीज़ है, आप मान लेना, ठीक। फिर यहाँ जो चीज़ कुछ की विशेषताएं लिखी हुई है, वो विशेषताएं देख लेना अपनी बुक में, ठीक है। सबसे छोटी नहर कौन सी है, लिफ्ट नहर कौन सी है, तो वो तेजाजी वाली, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ERCP। देखो ERCP के लिए अपन ने वहाँ देखा था, क्या देखा था, 45,000 करोड़, ठीक है। इसके बाद कितने जिलों में सिंचित होगा, 13 जिले, लेकिन अभी नए जिलों के अकॉर्डिंग देखें तो कितने जिले, 21 जिले, ठीक है। क्या होगा, औद्योगिक जल उपलब्ध करवाएंगे, सिंचाई जल कराएंगे, बांधों में जल भरण करवाएंगे, फिर इसका पेयजल उपलब्ध करवाएंगे लोगों को। बैराज कौन कौन से, तो रामगढ़ बैराज है, नवनेरा है, फिर राठौड़ बैराज है, डूंगरी बांध है, ईसरदा बांध है, ठीक है। देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसका राष्ट्रीयकरण हो चुका है, आपको पता है, इसका राष्ट्रीयकरण हो चुका है। राष्ट्रीयकरण का मतलब क्या है कि अब भारत सरकार उस पर क्या करेगी, पैसा खर्च करेगी, कितना करेगी, 90%। राज्य कितना करेंगे, 10%। राज्य में कौन कौन है यहाँ जिनके बीच में समझौता हुआ था, तो एक तो है MP, दूसरा है राजस्थान, और एक है सेंट्रल गवर्नमेंट। इन सब ने एग्रीमेंट किया था, किस दिन किया था, 28 जनवरी 2024 को। देख लेना, भजनलाल की सरकार में हुआ था। इसके लिए नोडल एजेंसी कौन सी है, तो नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी क्या है, इसके लिए नोडल एजेंसी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, कुछ रसायन उद्योग है, कुछ ऊन उद्योग है, हथकरघा उद्योग, कहाँ कहाँ क्षेत्र हैं, तो ये आप देख लेना, डीडवाना, सोडियम सल्फेट, देबारी में रासायनिक खाद है, बीकानेर, ओसिया, केकड़ी है, फिर 1926 में अमृतसर, चरखा वगैरह, ठीक है। 1955 में निर्यात, राजस्थान से निर्यात होने वाली शीर्ष 5 वस्तुओं में निम्न 5 का 65% प्लस योगदान, कितना, 65% प्लस योगदान। कौन कौन सी चीज़ें, तो माँ की तो कही है, ये धाक है, याद कर लेना, यहाँ धाक है, माँ की तो यहाँ धाक। कोई पूछे क्या धाक, आपकी धाक कैसी है, तो वो क्या पूछेगा, राजस्थान में जवाब देगा, क्या बोलेगा, माँ की तो यहाँ धाक है। यहीं से इंजीनियरिंग वस्तु, आ से आभूषण, धा से धातु, कैसे कपड़ा, ऐसे हस्तशिल्प। इसके बाद संस्थाएं जो अपन ने हैं वो पढ़ ली थी। इसके बाद रूड़ा है, इसमें से स्पेशली दिया है मैंने रूड़ा, ये देख लेना 95, ठीक है। और इसके बाद तो खादिम ग्रामोद्योग बोर्ड देख लेना, बाकी तो राजीविका देख लेना, ये इंपॉर्टेंट है, ये दोनों देख लेना यार, ये बहुत अच्छी चीज़ है, इन दोनों को देख लेना, ये तो मैंने पढ़ा दी थी, इनको देख, राजीविका देख लेना, राजीविका को याद रख ही लेना, तो 2010 है, ठीक है। 2010 की शायद एक ही है, इसके अलावा कोई है नहीं, ठीक है। रिको में देख लेना कि यहाँ भी रिको में देख लेना 1980 है, ठीक। फिर इसके बाद आगे चलते हैं, तो अपन ये देखते हैं कि कुछ सामाजिक सेवाएं देखेंगे, ठीक है। सेवाओं में जब अपन देखते हैं, सबसे पहले अपन को ये ध्यान देना होता है कि सेवाओं में क्या क्या है,
देखो कुछ जल आपूर्ति के लिए, कुछ खाद्य आपूर्ति के लिए है। तो देखो जल जीवन मिशन है, जल जीवन मिशन है, ये कब शुरू किया गया? तो 15 अगस्त 2019 को शुरू किया गया। 2024 तक प्रत्येक परिवार में क्या होता है, परिवारों को कैसा उपलब्ध करवाना है, घरेलू जल उपलब्ध करवाना है। ठीक है, पिछले सर्वे में तो ये लिखा हुआ था 55 लीटर पर व्यक्ति उपलब्ध है। ठीक है, और इसके अलावा केंद्र और राज्यों का हिस्सा कितना है, ये याद रखना 50-50, ये अच्छा है, इसको याद रखना। इसके बाद मॉनिटरिंग के लिए कमेटी बैठी गई, जिला स्तरीय, राज्य स्तरीय, जिला स्तरीय और ग्राम स्तरीय। ठीक है, सुदूर ग्रामीणों को पेयजल कराना, बृहद परियोजनाओं को विकसित करना। ठीक है, इस तरह से इसके कुछ टारगेट्स हैं। इसके बाद खाद्य आपूर्ति को देखते हैं तो प्रधानमंत्री पोषण योजना, मिड डे मील योजना, ये प्राइमरी से 8वीं तक के बच्चों को पोषण उपलब्ध करवाएगी। कहाँ कहाँ? सरकारी स्कूलों का, या सरकार कुछ पैसा दे रही होगी, या मदरसे होंगे, या विशेष शिक्षण केंद्र होंगे, वहाँ 6 से 8 तक की कक्षाएँ उनको भी अवेलेबल करवाएंगे। लेकिन कैटेगरी देखो, 1 से 5 होता है, एक 6 से 8, दोनों की कैटेगरी में अलग अलग है, विभिन्नताएँ हैं। कैसे? इनको अवेलेबल कराएंगे 100 ग्राम, कैसे? प्रतिदिन। इनको अवेलेबल कराएंगे 150 ग्राम प्रतिदिन, याद रख लेना। इसके बाद बाल गोपाल योजना का नाम अभी चेंज कर दिया गया है। क्या नाम कर दिया गया? पन्नाधाय बाल गोपाल योजना। 6 दिवस तक तो क्या कराएंगे? दूध। 1 दिवस क्यों नहीं करवा रहे हैं? क्योंकि भाई उस दिन तो क्या है, संडे, और बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं। ठीक, कितना दूध अवेलेबल करवाएंगे देख लो, 500 ml, लेकिन बनाए कितने से? 15 ग्राम मिल्क पाउडर से। ठीक, ये 200 तो 20 से बनेगा। ठीक, दूध गर्म करने सिलेंडर के लिए 1500 रुपये सरकार अलग से देगी। इसके बाद मिल्क पाउडर जो वितरित किया जाएगा 421 रुपये का होगा, 1 kg का पाउडर का पैकेज होगा। ये किसके द्वारा उपलब्ध करवाया जाएगा? राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड के द्वारा। आगे चलते हैं, तो कुछ बाल अधिकारियों की कुछ योजनाएं हैं, बच्चों के लिए कुछ योजनाएं हैं, जहाँ 2013 में शुरू किया गया, कुछ गर्भवती माओं के लिए है। तो मिशन वात्सल्य योजना है, ये केंद्र प्रवर्तित योजना है। केंद्र प्रवर्तित योजना, इसका मतलब हिस्सा कितना है बताओ? 60% किसका है? भारत सरकार है। 40% किसका होगा? राज्य है। उद्देश्य क्या है? बच्चों को पोषण, अवकाश, आवासीय सुविधा, शैक्षणिक, कौशल विकास, इस तरह से। इसके अलावा खाद्य उपभोक्ता है मामला, यहाँ ध्यान देने योग्य ये बात है कि पीडीएस आपको पता है क्या है? पीडीएस के तहत जो अपन गेहूँ प्राप्त करते हैं ना, एनएफएस से, वो गेहूँ है ना, वो इसी के तहत प्राप्त करते हैं। तो इसमें आपूर्ति श्रृंखला सुनिश्चित करने के लिए, तो इसमें सिस्टम क्या है पूरा मैं आपको बताऊँ एक बार। इधर देखो आप, ये पीडीएस है। तो देखो एक तो होता है आपके पास किसान। क्या होता है? किसान। ऐसा करते हैं अपन, बनाते हैं किसान, है ना। तो देखो किसान बना लेते हैं। चलो मैं ऐसा फ़ोटो दे रहा हूँ, देख लेना आप। ठीक, ये कौन है? बहुत सारे किसान हैं। ठीक है, किसान के पास कौन होगी? देखो एक चीज़ और देखते हैं, इसमें कुछ अच्छी चीज़ें हैं, यूज़ करते हैं। चलो ठीक है, अब देखना, समझ रहे हैं? अच्छी चीज़ है। सबसे पहली बात, ये कौन है? कृषक है। इनको गवर्नमेंट क्या देती है आपको पता है? एमएसपी देती है। एमएसपी का मतलब यदि गवर्नमेंट मिनिमम प्राइस डिसाइड कर देती है, उस प्राइस पे गवर्नमेंट किसान की उपज को खरीद लेती है। यदि बाज़ार में कोई और उससे कम कीमत में खरीदता है, तो उतनी कीमत, उस जो एमएसपी में फिक्स प्राइस है, वो गवर्नमेंट देने के लिए है। तो गवर्नमेंट की तरफ से खरीद कौन करता है? एफसीआई करेगा, या फिर करेगा ट्राइफेड। ट्राइफेड किसके लिए करता है? आदिवासियों के लिए। एफसीआई दोनों खरीद करके किसको देते हैं? राज्यों में। यहाँ तक ट्रांसपोर्ट कौन करवा रही है? केंद्र सरकार। कौन करवा रही है? केंद्र। यहाँ से आगे बांटना, किसको बांटना, लाभार्थी कौन होगा, ये सब डिसाइड कौन कर रही है? राज्य गवर्नमेंट। ठीक है, ठीक है, इस तरह से ध्यान रखना इनका। तो राज्य के कर्तव्य क्या है वो देख लो, मासिक आधार पर। ठीक है, आवश्यक वस्तुएं आपको पता है 35 kg के आसपास वो गेहूँ उपलब्ध कराने वाली योजना है, ये सब चल रहा है। ठीक है, और इसके बाद जो है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना। देखो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण द्वारा 19 जनवरी 2024 से चलाई गई। कितने साल तक? 5 साल के लिए। अंत्योदय राशन कार्डधारी होंगे, ठीक है, उनको 35 kg गेहूँ, या फिर प्रति व्यक्ति कितना है? 5 kg। ठीक, टोटल पैसे का उपलब्ध करवाएंगे कितना? 35 kg। ठीक है, लाभ देने का आधार कार्ड, जन आधार। आपको पता है अपन जब राशन कार्ड पे जो गेहूँ वगैरह लेने के लिए जाते हैं, तो वहाँ सबसे पहले आपका आधार नंबर पूछता है, या फिर आधार कार्ड मांगता है, और उस पर कोई भी आदमी जाके उस जो राशन कार्ड में लिंक होता है, उस आदमी अपना फिंगर लगा के गेहूँ प्राप्त कर सकता है। इसके अलावा कुछ ये ध्यान देने के अधिकार, राशन डीलर की कोरोना से मृत्यु हो जाती है 50 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। ठीक है, उसके वारिसों को। इसके अलावा क्या होता है कि जो 2 जनजातियाँ अपने पास देखो, तो है सेरिया और एक होता है खेरवा कथोड़ी। ठीक है, ये दोनों तो रहते हैं उदयपुर क्षेत्र में, ये रहते हैं बारां क्षेत्र में।
इनको एक्स्ट्रा दिया गया, ठीक। इनको एक्स्ट्रा क्या है, तो देखो एक तो चीज़ एक्स्ट्रा क्या देंगे, 250 ml की चीज़ देंगे, क्या देंगे, घी, ठीक। इसके बाद 500 ml क्या देंगे, इससे डबल देंगे क्या, तेल, और 500 ग्राम मिलीलीटर क्या देंगे आपको, उनको दाल। इस तरह से दिया जाएगा और एसटी क्षेत्रीय विकास द्वारा उपलब्ध करवाया जाएगा, ठीक है। राज्य का कोई भी नागरिक अन्य तथा राज्य का नागरिक वो वन नेशन वन राशन कार्ड योजना, कहीं से भी आप राशन प्राप्त कर सकते हैं राशन कार्ड के द्वारा, ठीक है। इसके बाद न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना है, एमएसपी जो देख रहे थे 2250 कर दी गई थी किस बजट में, 2024-25 का जो बजट था 2250 कर ली, किसके लिए, गेहूँ के लिए, ठीक। इसके बाद पॉइंट ऑफ सेल वही जो मशीनें होती है जहाँ अपन आधार नंबर डालते हैं, राशन डीलर जब राशन देता है उसको बोलते हैं पीओएस मशीन, ठीक है। तो उसको सत्यापन करते हैं, वो मोबाइल नंबर पर OTP आता है, वो चीज़ें। इसके बाद देखते हैं गैस सिलेंडर सब्सिडी। गैस सिलेंडर सब्सिडी है, इसकी घोषणा संकल्प पत्र में की गई थी। आपको पता है संकल्प पत्र जब बीजेपी सरकार ने जारी किया था तो ये घोषणा की गई थी, और कब की गई थी, 1 जनवरी से इसकी शुरुआत हो गई थी। इस योजना में लाभार्थी भजन लाल ने 2-3 महिलाओं को पास में खड़ा करके फ़ोटो करके डाला था, मेरे पास अभी मैं डाल नहीं पाया यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद जो होती है 12 गैस सिलेंडर है, 1 माह में 1 सिलेंडर। देखो 1 मंथ में 1 माह में 1 सिलेंडर दे रहे हैं तो 12 महीने में 12 होंगे, ठीक। और पर सिलेंडर क्या कॉस्ट होगी, 250 रुपये पे कर 450 रुपये पे करने पड़ेंगे। कौन कौन है BPL या प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में जो लोग, जिन परिवारों का क्या है पंजीकरण है वो लोग, ठीक है। इसके बाद राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड 27 दिसंबर 2010 से कार्यरत है। मुख्य उद्देश्य क्या है इसके, तो लक्ष्य समूह से सार्वजनिक वितरण प्रणाली सामग्री का उठाव, परिवहन, वितरण वगैरह सुनिश्चित करना, रूट ऑप्टिमाइजेशन के गोदाम और दुकान के बीच की दूरी की, वाहनों में रियल टाइम मॉनिटरिंग करना, कई बार GPS लगवाना, ये सब चीज़ें इसमें हैं। इसके बाद राज्य स्तरीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर हैं, उन पर आप कॉल करके शिकायत कर सकते हैं। इसके बाद उपभोक्ता संरक्षण एक्ट के तहत क्या बनाया गया, राज्य और जिला स्तर पर क्या निवारण आयोग बनाए गए, ठीक। इनकी संख्या 37 इनकी है, ठीक। और अब जो पढ़ते हैं वो है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता। इसके तहत कौन सी योजनाएं चल रही है, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की कुछ योजनाएं हैं, उन योजनाओं को अच्छे तरह से पढ़ते हैं, उन योजनाओं पर बढ़िया तरीके से डिस्कस करते हैं। कोई भी क्वेश्चन इस टॉपिक से आ सकता है, और टॉपिक से जहाँ तक मुझे लगता है इस टॉपिक से क्वेश्चन की संभावनाएँ प्रबल हैं। सबसे पहला आता है उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति। उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति जो है वो छात्रवृत्ति किसको दे है, क्या योग्यताएं हैं, उस चीज़ पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले देखिए ST, SC, ST, OBC, EWS, MBC, इनको योजना का लाभ दिया जाता है। इन योजना के लाभ के लिए क्या है कि अभिभावकों की आय कितनी होनी चाहिए, वार्षिक आय कितनी होनी चाहिए, 2.5 लाख तक होनी चाहिए, ठीक। दूसरा कुछ होता है छात्रावास सुविधाएं, वो किसको, वो इन्हीं को अवेलेबल करवाई जाती है। ST, SC, SC, OBC, MBC, EWS, गुमंतु, अर्धगुमंतु, स्वच्छकार, मिरासी आदि जो लोग हैं, इनके बच्चों को कुछ सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पाती है जो एक नौसामान्य स्टूडेंट के लिए मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो अवेलेबल नहीं हो पाती है। इसको लेकर सरकार ने छात्रावास सुविधाएं दी है, जहाँ विद्यार्थियों के लिए छात्रावास खोले गए हैं, जहाँ आवास, भोजन, नाश्ता की व्यवस्थाएं, पोशाक, कोचिंग इत्यादि की उपलब्धता सुनिश्चित की जाती है। फिर इसके बाद आता है अम्बेडकर DBT वाउचर योजना। ये किसको दे है, तो देखो 2020-21 से इसको प्रारंभ किया गया। ये उन बच्चों को दे है जो बच्चे कॉलेज अर्थात UG या PG अपने गृह क्षेत्र से बाहर रह के कर रहे हैं, जैसे कोई डिस्ट्रिक्ट मुख्यालय पर रह रहा है उनको। कैटेगरी क्या होनी चाहिए, तो SC, ST होनी चाहिए। इसके बाद MBC, EWS हो सकती है, ठीक है। इनको दे है, OBC वालों को भी दे है, ठीक। और दिक्कत दूसरा ये है कि राजकीय महाविद्यालय मध्यमदत्त विद्यार्थी को दे होगा, ठीक है। लाभ कितना दिया जाएगा, तो 2000 रुपये कैसे दिए जाएंगे, प्रति माह दिए जाएंगे। और मैक्सिमम कितने महीने तक दिया जाएगा, तो 10 महीने तक दिया जाएगा, ठीक। इसके बाद देखते हैं मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। कन्यादान का नाम देखते हैं, आपके दिमाग में आ गया होगा कि इस योजना का संबंध किससे है, बालिकाओं से, ठीक है। और दूसरा और संबंध किससे है, किस सम्मान किस मतलब अवसर पर है, तो देखो विवाह के अवसर पर। तो ये तो पक्का है कि कन्याओं से संबंधित है, विवाह से संबंधित है, इसका मतलब विवाह पर देय होगा, सरकार कुछ सहायताएं दे रही है। इसका पहले नाम क्या था, सहयोग उपहार योजना था। इसके बाद ये किसको दे, तो SC, ST,
और माइनॉरिटी के बीपीएल परिवार की जो लड़कियां हैं जो 18 इयर्स पूरा कर लिया हो या 18 से प्लस हो, उनको दे है। कितना दे है? तो 31,000 रुपये दिया जाएगा। यदि सामान्य बच्ची है जो टेंथ पास नहीं है, स्नातक भी नहीं है, उसको दिया जाएगा। किस अवसर पर? विवाह के अवसर पर दिया होगा। सहायता दी जाएगी ताकि विवाह एक अच्छे और बढ़िया तरीके से हो सके। दूसरा, 10वीं पास है तो देखो 10,000 रुपये जोड़ लो, कितना हो जाएगा? 41,000। और यदि कॉलेज कर रखी है तब 10,000 और जोड़ लेना, तो कितना हो जाएगा? 51। इसमें एक सोचने वाली बात यह है कि उनको भी दिया जाएगा जो बीपीएल परिवार में है, अंत्योदय है, आस्था कार्ड है, विधवा है, ठीक है, विशेष योग्यजन पालनहार में लाभार्थियों की लड़कियों की शादी होती है ना, उनको भी दिया जाएगा, ठीक है। दूसरा, जो लड़कियां हैं जिनकी 18 ईयर प्लस हो गई है और एक खिलाड़ी के तौर पर प्लेयर हैं, तो उनको भी दिया जाएगा, ठीक। आगे चलते हैं। और उनमें तो जो उन बच्चे हैं उनमें ये देखना, सबसे पहले 21,000 रुपये दिए जाएंगे, 10वीं पास है तो 31,000 रुपये, बाकी 41,000 रुपये दिए जाएंगे कॉलेज कर रखी तो उन कैटेगरी में, ठीक। दूसरा, आवासीय विद्यालय। देखो, आवासीय विद्यालय का मतलब ये हुआ, कई अभिभावक ऐसे हैं जो अपने बच्चों को सही तरह से एजुकेशन अवेलेबल नहीं करा पाते हैं, एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से बच्चे वंचित हैं। उनके लिए सरकार ने प्रयास किया कि एक आवासीय विद्यालय खोले जहाँ पर छात्रावास और विद्यालय दोनों ही एक ही परिसर में उपलब्ध हो, जहाँ बच्चों को शिक्षा और रहन सहन दोनों की सुविधाएं एक ही स्थान पर अवेलेबल हो। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, कुछ एमबीसी के लिए खोल रखी है, एक तो धनवाड़ा में खोल रखी है, धनवाड़ा झालावाड़ में खोल रखी है, और एक खोल रखी है हरियाली वगैरह, ठीक है, हरियाली में खोल रखी है, वो है जालौर में। इसके अलावा सागवाड़ा में खोल रखी है, ठीक है, सागवाड़ा कहाँ है? डूंगरपुर में, ठीक। ये उन बच्चों के लिए है जो जिनके माता पिता बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं दे पाते हैं, क्योंकि वो अपने व्यवसाय भी इस तरह का व्यवसाय चुनते हैं कि वो अपने व्यवसाय में बिजी रहते हैं। तो उस वजह से क्या, कई बार उनको मौसमी रूप से इस जगह को स्थानांतरण करना होता है, कई जगह से, कभी एमपी गए, कभी महाराष्ट्र गए। तो इस स्थिति में क्या होता है, वो अपने बच्चों को एक विद्यालय में नहीं पढ़ा पाते हैं, और स्थानांतरण से बच्चों की शिक्षाएं क्या होती है? प्रभावित होती है। इसको लेकर सरकार ने आवासीय विद्यालयों का संचालन करवाया, ठीक है। इस एमबीसी कैटेगरी को अपन बोलते हैं, एसबीसी को क्या बोलते हैं? एमबीसी बोलते हैं, ठीक है। वही 8 लाख से कम, 8 लाख तक की आयु होनी चाहिए, ठीक है। सुविधाएँ कौन सी? वही भोजन सामग्री वगैरह, ठीक। ये योजनाएँ के बाद अपन जो पढ़ते हैं सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना। देखो, सबसे पहली योजना इसमें जो आती है वो आती है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन। कब से शुरू है? तो 2007 से। किसको दिया जाएगा? तो बीपीएल परिवार जिनकी उम्र कितनी हो गई है? 60 प्लस हो गई है। 60 साल के हैं तो भी दे है, और 60 से ज़्यादा है तो भी दे, ठीक। सहायता कितनी? 1,000 रुपये, याद रखना। बाकी ये केंद्र और राज्य का जो रेशियो है वो उम्र के अनुसार बांट रखा है कि 80 साल से कम है तो 200 रुपये कौन देगा? केंद्र सरकार, और 800 रुपये कौन देगी? राज्य सरकार, ठीक। इसके बाद इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना कब से? 2009 से। दोनों के बीच में कितना गैप है बता दो? 2,000, ठीक है। उसमें बीपीएल परिवार की विधवा महिलाओं को दिया जाएगी। ये जैसे पता चल रहा है विधवा पेंशन योजना विधवाओं को दिया जाएगा। विधवा की उम्र क्या होनी चाहिए? तो 40 ईयर या प्लस भी हो सकती है, ठीक। इसमें 2 कैटेगरी, एक 40 से 75 साल की है महिला तो उसको कितना दे होगा, और एक 75 से प्लस है तो उसको कितना? प्लस वाले को 1,500 रुपये, और कम है 75 से तो उसको अपन गवर्नमेंट कितना देगी? 1,000 रुपये। इसके बाद इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना, बीपीएल परिवार के व्यक्ति को बहु निःशक्तता से ग्रसित है जिसको दिया जाएगा। और इसके बाद ये है 1,075 से प्लस है तो 1,250 रुपये पर मंथ दिए जाएंगे। दूसरा, सीएम वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना। इसके लिए 55 ईयर उम्र होनी चाहिए या इससे प्लस होनी चाहिए, लेकिन महिलाओं की उम्र तो ये होनी चाहिए 55 वाली, लेकिन पुरुष के लिए कितनी रखी है? 58, ठीक है। वार्षिक आय कितनी कम होनी चाहिए? तो 48,000 से कम होनी चाहिए, ठीक। 1,000 रुपये दें, वो भी एकल नारी पेंशन योजना। ये भी किसके लिए? कोई विधवा है, कोई तलाकशुदा है, कोई परित्यक्ता है, फीमेल को दिया जाएगा। वार्षिक आय कितनी होनी चाहिए? 48,000 से कम होनी चाहिए। वही 1,000 है, 1,500 है, ठीक है। 75 प्लस के 1,500 है। इसके बाद इंपॉर्टेंट ध्यान लगा देना, सीएम विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना। वार्षिक आय 60,000 से कम होनी चाहिए। विशेष योग्यजन जो व्यक्ति होगा उसको देय होगा। 2 चीज़ें ध्यान रख लेना, इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको बता दे रहा हूँ, इसको मोटा मोटा अच्छी तरीके से समझ लेना। देखिएगा, मैं आपको बता देता हूँ एक बार। एक तो 75 साल से कम है, कितना उसको? 1,000। फिर इसके बाद 75 या 75 से प्लस हैं उसको कितना? 1,250। और कुष्ठ रोग से हैं, कुष्ठ रोग से जो ठीक हुए हैं उनको कितना है? 2,500 रुपये, ठीक। इसके अलावा जो सिलिकोसिस पीड़ित हैं उनको 1,500 रुपये,
पर मंथ। ठीक, ये ध्यान रखना, 1500 रुपये पर मंथ किसको दिया जा रहा है? सिलिकोसिस पीड़ित को और कुष्ठ रोग वाला, ये 2500 रुपये। ठीक, इसके बाद लघु एवं सीमांत वृद्धजन, वही 55 और 58 वाला चलेगा, यहाँ पे 1000 रुपये दिए जाते हैं। ठीक, आगे चलते हैं पालनहार योजना। साथियों, इस योजना ने वंचित परिवार के बच्चों को लालन पोषण कर उनको एक गुणवत्तापूर्ण जीवन देने का प्रयास कर रही है सरकार। ये पालनहार योजना ने कई लोगों के जो बच्चे अनाथ रूप से बच्चे घूम रहे हैं या उन बच्चों का कोई आश्रय स्थल नहीं है, उन बच्चों के लिए ये योजना है बेहद शानदार साबित होती है। इस योजना ने कई लोगों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा अवेलेबल कराई, गुणवत्तापूर्ण जीवन दिया, उन लोगों को मूलभूत सुविधाएं दी, ये प्रयास है। तो 10 कैटेगरी के अंतर्गत दिया जा रहा है बच्चों को सहायता देने के लिए राज्य सरकार की नकल। ये डीबीटी है, डायरेक्ट खाते में ट्रांसफर होगा, कहीं पे भी कहीं से लेने की जरूरत नहीं है, सीधा खाते में ट्रांसफर होते हैं। SC ST के अनाथ बच्चों को दिया जाता है। फिर कोई कारावास में माँ बाप, उनको दिया जाता है। कई माँ बाप ऐसे हैं जो मृत्युदंड भोग रहे हैं, उनको भी दिया जाता है। किसी के पिता की मृत्यु हो गई, माँ है, किसी की माँ की मृत्यु हो गई, पिता है, तब भी उसको दे। ठीक, कई बार ऐसा होता है कि नाते गई माता के बच्चों को भी दिया जाता है। देखो, ये नाता प्रथा है ना, इस प्रथा ने समाज को विचलित कर दिया है, समाज के कर्म को विचलित कर दिया है, समाज में अनैतिकता का संचार कर रही है ये प्रथा। ये प्रथा जिस दिन समाप्त हो जाएगी उस दिन समाज नैतिक बन जाएगा और सभी लोगों का जो संचालन है, जहाँ व्यवस्था का संचालन होता है, वो समाज के लिए गौरवान्वित साबित होगा। ये संस्कृति को हाथ करती है। इनमें बच्चों के साथ अन्याय होता है। क्या होता है कि यदि माँ चली गई तो बच्चा फिर शिक्षा से, सामाजिक प्रताड़ना से शोषित हो जाता है और उसके बाद बच्चा मतलब सही तरीके से अपना जीवन परिपक्व, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से कमज़ोर होता जाता है। ये चीज़ें ठीक नहीं है, समाज को अनैतिक बनाती है। इसके बाद सिलिकोसिस पीड़ित योजना, कोई बच्चे हैं तो उनको भी दिया है। ठीक है, लाभ कैसे दिया जा रहा है तो यहाँ ध्यान देना आप। देखो, अनाथ है ना, अनाथ बच्चों को 2 कैटेगरी में दिया जाता है। एक तो 6 साल तक का बच्चा है, एक 18 साल तक का बच्चा है, 6 से 18। तो इनको दिया जाएगा कितना? 2500 रुपये पर मंथ दिया जाएगा और इनको कितना जाएगा? 1500 रुपये। लेकिन अनाथ में क्या होता है, माता पिता दोनों ही नहीं है, पिता भी नहीं है और माता भी नहीं है, तब अनाथ कहलाएगा। लेकिन अनाथ नहीं है, किसी के मान लो नाते गई माता का बच्चा है, कोई विधवा का बच्चा है, या फिर किसी के पिता नहीं है, किसी के माता नहीं है, तो वो पिता है तो माता नहीं है, माता है तो पिता नहीं, इस तरह के बच्चे होंगे, उनको क्या दिया जाएगा? उनको 750 रुपये मंथली दिया जाएगा। 6 साल तक का है तो, और 18 साल तक का है तो कितना दिया जाएगा? 1500 रुपये। फिर इसके बाद आगे चलते हैं तो डॉक्टर सविता बेन अम्बेडकर अंतर्जातीय विवाह, तो किस पे? देखो, नाम से पता चल रहा है किसको फोकस कर रही है, अंतर्जातीय विवाह, इंटरकास्ट मैरिज। इसके लिए इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो अस्पृश्यता निवारण। ठीक है, इसमें क्या होता है, सवर्ण हिंदू होगा जो उच्च कोटि का जो उच्च कैटेगरी में होगा, वो SC की बीच अंतर्विवाह करता है तब उसको दिया होगा। तो एक दंपति को कितना दिया जाएगा? 10 लाख रुपये दिया जाएगा। देखो, 10 लाख दिया जाएगा। केंद्र का हिस्सा कितना है, राज्य का कितना है? तो केंद्र का 1.25 लाख है और 8.75 लाख किसका है? राज्य का। इसके बाद अनुसूचित जाति SC ST अत्याचार निवारण, इसके लिए क्या निवारण एक्ट बनाया गया है, उसमें संशोधन किया है। छुआछूत, ठीक है, सील भंग करने, अपमान करने, शारीरिक क्षति पहुंचाने जैसे काम करता है तो अपराधी को कितना सजा होगी? 6 माह की मिनिमम क्या हो जाएगी उसको? उम्र की। ठीक है, तो ऐसा नहीं करें, समाज को गौरवान्वित महसूस कराएं, सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करें। ठीक है, अपना जितना हो सके भाई बंधुत्व की तरह जीने का प्रयास करें। इसके बाद संभागीय स्तर पर नारी निकेतन की स्थापना की जा रही, संभाग स्तर पर की जा रही नारी निकेतन आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवा रहे हैं उनको, महिलाओं को। इसके बाद अंत्येष्टि अनुदान योजना, जो लावारिस सब हैं उनके अंतिम संस्कार यदि करने के लिए कोई NGO काम करती है तो उस NGO को कितना दिया जाएगा? 5000 रुपये सौ का दिया जाएगा। ठीक, दूसरा वृद्ध कल्याण योजना, वृद्धों का कल्याण किया जाएगा। ठीक है, 58 वृद्धाश्रम संचालित हैं, किसमें? अपने राजस्थान के अंदर। कितने संचालित हैं? 58 वृद्धाश्रम। ठीक, इसके बाद नवजीवन योजना है। नवजीवन योजना, देखो, नवजीवन, नया जीवन देंगे, किसको देंगे नया जीवन? नया जीवन किसके देने की आवश्यकता है, एक बार सोचिएगा? दारूडियों को। किसको? दारूडियों को। तो अवैध शराब के व्यवसाय में लिप्त समुदाय के लोग हैं, उनको नवजीवन देने के लिए योजना चलाई गई है। कौशल विकास कर रहे हैं, उनको ऋण दे रहे हैं, शिक्षा उपलब्ध करवा रहे हैं, जिससे कि क्या अनैतिक कार्यों में वो संलग्न न हो। इसके बाद होता है विधवा विवाह उपहार योजना। विधवा महिला से शादी करने पर सहायता दी जाएगी, कौन देगी? राज्य सरकार देगी। कितनी देगी? 51,000 रुपये। ठीक है, दूसरा होता है मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना, ये चली थी 25 जून
2021 को। कोरोना आया था 19-20 में और ये चली थी 2021 को। इस योजना में क्या था कि कोविड महामारी के कारण राज्य में अनाथ हुए बच्चे और विधवा महिलाओं उनके बच्चों को आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक संबल प्रदान करने के लिए। दूसरा होता है इसमें सहायताएँ क्या है, तो देखो उस समय तात्कालिक सहायता 1 लाख की दी जा रही थी। उसके बाद यदि 18 साल की आयु प्राप्त कर लेता है तो उसको 2500 रुपये पर मंथ दिए जाएंगे और 2,000 रुपये वार्षिक दिए जाएंगे। ठीक। दूसरा, 18 वर्ष पूर्ण कर चुका है तो सरकारी नौकरी देगा उसके। ये बजट 2023-23 में घोषणा की गई थी। ठीक। और 5 लाख रुपये इनको कैश दिए जाएंगे। इसके बाद पिता की मृत्यु हो जाती है, ठीक है, तो बच्चों को 1,000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। ठीक। अनाथ को तो ये दिया जाएगा। अनाथ में क्या होगा आप समझ गए, माता भी नहीं है जिसके और पिता भी नहीं है। लेकिन यहाँ क्या, पिता की मृत्यु हो गई, तब क्या बच्चों को 1,000 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। वो 2,000 रुपये वार्षिक दिए जाएंगे। कब तक दिए जाएंगे, 18 साल तक। 18 साल विधवा को तात्कालिक सहायता हुई 1 लाख, इधर भी 1 लाख थी। ठीक। 1,500 रुपये पेंशन दे रहे हैं। ठीक है। सीएम अनुप्रति कोचिंग योजना 5 जून 2021 को शुरू की। इन्होंने जो गाँव में क्वालिटी बैठी थी ना, क्वालिटी थी गाँव में शिक्षा के रूप में, कई बच्चे ऐसे थे वेरी इंटेलिजेंट बच्चे, उनको सरकार ने एक अवसर दिया कि आप एक कोचिंग करें, कोचिंग के माध्यम से आप प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करें, उसमें सेलेक्ट हो। बहुत अच्छी योजना है। इस योजना का लाभ बहुत सारे बच्चों ने उठाया है। 2021 और 22 में तो इतने बच्चों ने इसका फ़ायदा उठाया है। आज के कोचिंग्स में बड़े बड़े बैच चल रहे हैं और उन बच्चों ने कई जगह अपने सिलेक्शन की रेशियो बढ़ा रहे हैं, कहीं कहीं अपने सिलेक्शन की ओर अग्रसर हो रहे हैं। इस योजना ने जो लोग अपने पैसों से कोचिंग नहीं कर पाते थे उनको अवसर दिया था। ठीक। किसको दे रहे हैं, SC ST OBC SBC या MBC, एक ही बात है, माइनॉरिटी EWS विशेष योग्यजन को। पारिवारिक वार्षिक आय 8 लाख से कम हो और माता पिता राजकीय सेवा में हो। मैट्रिक्स लेवल कब तक होना चाहिए, 11 तक के जो वेतन भत्ते वाले हैं उनको इस योजना के लाभ दिया जाएगा और अधिक वालों को नहीं। ठीक। दूसरा है गाड़िया लोहार भवन निर्माण अनुदान सहायता योजना। गाड़िया लोहार भवन निर्माण अनुदान सहायता योजना स्थायी रूप से बसाने के लिए। किसको, गाड़िया लोहार को। गाड़िया लोहार आपको देखे हो तो गाँव में पूरा एक ग्रुप होता है, वो ग्रुप आज इस गांव में, कल उस गांव में, परसों उस गांव में, इस तरह से ये क्या करते हैं, विचरण करते रहते हैं। अब सरकार ने क्या सोचा, इनको एक सम्मानजनक जीवन देने के लिए सरकार ने सोचा इनको स्थायी रूप से क्या करें, निवास की योजनाएं बनाते हैं। तब इन्होंने सरकार ने बताया कि स्थायी रूप से बसाने के लिए ग्रामीण क्षेत्र में कितनी भूमि दी जाएगी कि 150 गज स्क्वायर। ठीक। दूसरा, शहर क्षेत्र में कितनी 50 गज स्क्वायर दी जाएगी। ठीक। भूमि आवंटन का प्रावधान। ठीक। दूसरा, इनके लिए चला जा रही योजना है महाराणा प्रताप भवन निर्माण योजना। इसको याद ऐसे रख लेना, महाराणा प्रताप की गाड़ी लोहार जो घुमक्कड़ जाती थी उसने सहायता की थी। ठीक। दूसरा, गाड़िया लोहार कच्चा माल क्रय करने हेतु अनुदान सहायता। गाड़िया लोहारों को कच्चा माल खरीदने के लिए अनुदान की सहायता दे रही गवर्नमेंट। एक बार अनुदान कितना देगी, 10,000 रुपये। किसके लिए, व्यवसाय के लिए। कब से चल रही, 2013-14 से चल रही। इसके आगे चलते हैं विशेष योग्यजन। देखो, राज्य सरकार द्वारा 2011 में पृथक विभाग बनाया गया था। किसके लिए, विशेष योग्यजन के लिए। विभाग कब बनाया गया, 2011 में। इसके बाद एक योजना चल रही है विशेष योग्यजन छात्रवृत्ति योजना। राजकीय शिक्षण संस्थाओं में नियमित अध्ययनरत छात्र, पारिवारिक आय 2 लाख वार्षिक है। ठीक है। दूसरा, लाभ क्या दे रहे हैं, बच्चे हैं 1st से 4th तक पढ़ रहे हैं, कोई 5 से 8 तक पढ़ रहे हैं, इनको 500 रुपये, इनको 600 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। और इसके अलावा CM विशेष योग्यजन योजना 5 लाख तक का ऋण दिया जाएगा। किसके लिए, स्वरोजगार के लिए। दूसरा, राज्य सरकार द्वारा अनुदान कितना दिया जाएगा, 50% या फिर 50 के जो भी कम हो, 50,000 या 50% में जो भी कम हो वो दिया जाएगा। शर्त क्या है कि 2 लाख से कम होनी चाहिए पारिवारिक आय। इसके बाद जो अगली योजना है वो है सुखद दाम्पत्य योजना। विशेष योग्यजन मेल फीमेल को विवाह पश्चात सुखी जीवन यापन व्यतीत करने हेतु जो विशेष योग्यजन लोग हैं उनमें विशेष योग्यजन महिला और पुरुष दोनों को शादी करने पर जो सहायता दी जाएगी वहाँ पर दी जाएगी 50,000 रुपये वित्तीय सहायता दी जाएगी जीवन यापन के लिए। ठीक। और जो आयोजक होती, जो पंजीकृत सोसाइटी होती, उसको 20,000 रुपये दिए जाएंगे। ठीक है। इसके बाद युवाओं द्वारा 80% दिव्यांगता वाले विशेष योग्यजन को जीवन साथी बनाने पर 5 लाख की आर्थिक सहायता। ठीक। दूसरा है संयुक्त सहायता अनुदान। विशेष योग्यजन आयकरदाता नहीं होने चाहिए। वो कौन होना चाहिए, आयकरदाता नहीं हो, उनको स्वरोजगार हेतु आर्थिक सहायता व शारीरिक कमी पूरी करने के लिए कृत्रिम अंग उपकरण प्रदान करने के लिए सहायता। या आर्थिक सहायता कितनी है, 10,000 तक है। बजट में कितनी कर दी थी, 23-24 वाले बजट में कितनी कर दी थी, 20,000 रुपये। इसके बाद सिलिकोसिस पॉलिसी, ये 3 अक्टूबर 2019 से
लाभ जारी है। इसके बाद खदानों, कारखानों, पत्थर तोड़ने की सहायता कार्य से धूल के संपर्क में जो लोग आते थे उनको एक लाइलाज बीमारी हो जाती है, जिस एक बार होने के बाद ऐसा कहते हैं कि मौत निश्चित है। ये बीमारी आपको अधिकतर दिखेगी आपको सिकंदरा के आसपास, सिकंदरा दोसा के आसपास, यहाँ पत्थर की घिसाई वाला काम बहुत होता है। पूरी फैमिली इसमें काम करती है, उन लोगों को ये हो जाता है और सिलिकोसिस। ठीक है, प्रावधान क्या है कि प्रमाणीकरण पर 15 से के प्रमाण हो जाता है कि भाई इसको सिलिकोसिस पीड़ित आदमी है, तब उसको 3 लाख रुपए दिया जाएगा। किसके लिए? पुनर्वास के लिए। और पेंशन दी जाएगी 1500 रुपये में। ठीक, और यदि मृत्यु हो गई तो जो उसके आश्रित लोग हैं उनको 2 लाख रुपये दिया जाएगा, और विधवा को कितना दिया जाएगा? 1100 से 1500 रुपये की प्रतिमाह पेंशन दी जाएगी। अंतिम संस्कार के लिए 10,000 रुपये दिए जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। आस्था योजना, ऐसे परिवार जिनके 2 या 2 से अधिक व्यक्ति 40% से अधिक विशेष योग्यजन हो तो उन परिवार को आस्था कार्ड जारी किया जाएगा, बीपीएल संपर्क। ठीक है, ये स्वास्थ्य संबंधी कार्ड है। इसके बाद पदोन्नति में आरक्षण दिया जाएगा, कितना? 4%। ठीक है, सीधी भर्ती में 5 साल की छूट दी जाएगी, सीधी भर्ती में 5 साल की छूट दी जाएगी। उसके बाद उत्तीर्ण अंकों में 5% छूट दी जाएगी। ठीक, इसके बाद 2 दिव्यांग विश्वविद्यालयों की स्थापना कर रखी है 2023 में। बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय कहाँ है? जामडोली जयपुर में है। एक दूसरा है महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय, ये है जोधपुर में है। ठीक, इसके बाद अल्पसंख्यक मामलात की बात करते हैं तो अल्पसंख्यक लोगों के लिए क्या सुविधाएं चल रही? तो उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति इनके लिए भी है, छात्रावास सुविधाएं हैं इनके लिए, विकास कौशल के प्रशिक्षण केंद्र खोल रखे हैं, स्वरोजगार एवं शिक्षा हेतु ऋण दिया जा रहा है, अनुप्रति कोचिंग योजना में इनका भी नाम है। इसके बाद मदरसा है, उनका आधुनिकीकरण की योजना चल रही है। आधुनिकीकरण में प्राथमिक विद्यालयों के लिए कितनी है? 50 लाख रुपये सहायता दे रही, और उच्च प्राथमिक के लिए 25 लाख तक। इसमें वित्त अंश कितना है? 90% केंद्र सरकार दे रही, राज्य सरकार दे रही है, और मदरसा बोर्ड को कितना देना होता है? 10%। इस तरह से मदरसाओं का क्या किया जा रहा है? आधुनिकीकरण किया जा रहा है। दूसरा SC ST उत्थान के लिए क्या है? तो एक तो जनजातीय क्षेत्रीय विकास, स्टेट सर्वांगीण विकास के लिए कार्यरत है, योजनाएं चल रही, पेयजल, विद्यालय, ठीक है, आवास, छात्राश्रम, हॉस्टल वगैरह बनाए जा रहे हैं। इसके बाद केंद्रीय सहायता योजना के तहत 10,000 तक की सब्सिडी स्वरोजगार दिया जा रहा है। 2023 में इसको प्रधानमंत्री SC अभ्युदय योजना बना दिया गया था। इसके बाद सामूहिक आधारित आजीविका योजना का अनुदान है। ठीक है, इसके बाद देख लेना 2023-24 में कोष बढ़ा दिया, कोष है जो SC ST कोष है उसको बढ़ा दिया गया, वो याद रख लेना। वाल्मीकि कोष जो सफाई कर्मचारी उनके लिए 100 करोड़ रुपये का कोष बनाया गया, इनके वेलफेयर के लिए 100 करोड़ रुपये का कोष है। वहाँ से उनका खर्चा, वहाँ से पैसा निकाल के इनका खर्च करेंगे, इनके ऊपर इनके कौशल विकास करेंगे, इनका संवर्धन करेंगे, इन लोगों को अच्छा जीवन यापन करने के लिए सुविधाएं देंगे, अनुदान देंगे, इस तरह से। इसके बाद SC के लिए 1500 करोड़, ST 1500, TSP वालों के लिए 1500 करोड़, ठीक है, माइनॉरिटी के लिए 200 करोड़, MBC वालों के लिए भी यही है। और इसके बाद महिला सशक्तिकरण के लिए क्या प्रयास है? देखो, महिला विकास कार्यक्रम चल रहा है जिसमें साथीन जो मानदेय महिला कार्यकर्ता है वो कार्यरत है। इसके बाद प्रत्येक ग्राम पंचायत में ग्राम सभा द्वारा एक साथीन का चयन किया जाएगा, ठीक, जो क्या करेगी? महिलाओं की हेल्प करेगी, महिलाओं के विकास में, महिलाओं का सशक्तिकरण में एक अहम भूमिका अदा करेगी। दूसरा है CM सामूहिक विवाह एवं अनुदान योजना 2021। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है कि बाल विवाह, दहेज प्रथा, व्यक्तिगत विवाह व्यय को क्या करना है? कम करना। प्रावधान क्या है? तो देखो, सामूहिक विवाह नाम से पता चल रहा है, विवाह कैसा होगा? सामूहिक रूप से, ठीक है, जिसको बोलते हैं सम्मेलन बोलते हैं अपन, वो सम्मेलन हो गए विवाह सम्मेलन। विवाह सम्मेलन में क्या होगा? प्रत्येक जोड़े के लिए कितना दिया जाएगा? 25,000 का अनुदान दिया जाएगा। 21,000 किसको दिया जाएगा? वधू को। और 4,000 किसको दिया जाएगा? जो आयोजन करता संस्था है उसको दिया जाएगा। इसके अलावा जातीय धर्मों के कम से कम 25 जोड़ों के सामूहिक विवाह आयोजन हेतु आयोजकों को प्रति कार्यक्रम 10 लाख रुपये सहायता दी जाएगी। महिला शक्ति उड़ान योजना, महिला स्वास्थ्य के संबंध में, महिला गर्ल्स में जागरूकता पैदा करना, किसके संबंध में? स्वास्थ्य के संबंध में। दूसरा, फ्री इसमें सैनिटरी नैपकिन बांट रहे हैं, जो विद्यालय में बच्चियाँ पढ़ रही है यहाँ गाँव में, आंगनबाड़ी के थ्रू इसका वितरण किया जा रहा है। इसके अलावा याद रख लेना, प्रधान CM राजश्री योजना इम्पोर्टेंट है, याद कर लेना, जो स्वास्थ्य एवं शिक्षा की स्थिति में सुधार के लिए चलाई गई। लैंगिक समानता सशक्तिकरण इसमें महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी। राजश्री ज़्यादातर याद रखना महिलाओं से संबंधित है। तो जून 2016 से या उसके बाद जन्म लेने वाली गर्ल्स को फ़ायदा होगा। प्रत्येक गर्ल्स के विवाह को कितना दिया जाएगा? 50,000 दिया जाएगा। कितने किस्तों में? 6 किस्तों में दिया जाएगा। ठीक, प्रयास क्या है? बेटी बचाओ वही, ठीक है, घरेलू हिंसा एक्ट हेल्पलाइन नंबर है। फिर ये है महिलाओं के लिए अच्छे प्रयास हैं। महिला शक्ति निधि कितनी है? 1,000 करोड़ राज्य सरकार द्वारा की गई थी, महिलाओं के ऊपर खर्च करेंगे। ठीक है, कुछ योजनाएं चल रही है। महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना 3 लाख तक का व्यय, 3,000 लाख तक का व्यय किया जाएगा। महिला प्रशिक्षण और कौशल संवर्धन योजना में 5,600 लाख व्यय किया जाएगा। ठीक,
इसके बाद आगे बढ़ते हैं, प्रधानमंत्री वर्क फ्रॉम होम जॉब कार्ड योजना, महिलाओं को घर से ही अपनी उत्पादन प्रक्रियाओं में योगदान देने के लिए इस कार्यक्रम का शुरू किया गया था। ठीक, ये टॉपिक को ज़्यादा ठीक है। कोई आभूषण निर्माण वगैरह, इनके लिए घर से बैठी महिलाएं काम करती है, इस तरह की योजनाएं हैं इसमें। इसके बाद महिला एवं बाल विकास शोध संस्थान खोल रखे हैं। फिर मिशन शक्ति अम्ब्रेला योजना, इसको पढ़ लेना, सुरक्षा संरक्षण सशक्तिकरण के लिए चल रही है। 60-40 का रेशियो है, किसमें, केंद्र और राज्य में। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, 20 सूत्री कार्यक्रम 2006 प्रारंभ कर रखा था इसको, प्रथमतः 1975 से, पुणे संचलित 1982-86 और 2006 से किया गया, लागू किया गया इस योजना को वापस पुणे 1 अप्रैल 2007 से। वही गरीबी उन्मूलन, क्षेत्रों में रोजगार के अवसर सृजित करना, इस तरह से इसका मेन उद्देश्य है। इसके बाद उदाहरण के लिए जैसे मॉनिटरिंग की जा रही है, इसके तहत क्या होता है, कई योजनाएं चल रही हैं ना, उनकी मॉनिटरिंग की जा रही है। ठीक है, उस मॉनिटरिंग किस किस की जा रही है, तो एक तो होगी मनरेगा, एक होगी राष्ट्रीय ग्रामीण आवास योजना, आवास मिशन चल रहा है। ठीक है, इसके बाद राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन चल रहा है, प्रधानमंत्री आवास योजना चल रही है, आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन होता है, पौधारोपण हो रहा है। ठीक है, इस तरह के कार्यक्रम। इसके बाद ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, जो ग्रामीण विकास है और पंचायती राज वाला जो टॉपिक है, इस टॉपिक से संभावनाएं बहुत प्रबल है, यहाँ से क्वेश्चन आने की लगातार संभावनाएं, यहाँ से आने की लगातार संभावनाएं हैं। इस टॉपिक से क्वेश्चन आने की लगातार प्रबल संभावनाएं हैं। ग्रामीण विकास अपेक्षाकृत, इससे तात्पर्य क्या है, देखो पहले तात्पर्य देखते हैं। ग्रामीण विकास आप समझ गए होंगे कि किसका विकास है, गांव के लोगों का, अर्थात जो बिखरी हुई आबादी है, जो विकास की मुख्यधारा से दूर हैं, उन लोगों को गुणवत्तापूर्ण जीवन उपलब्ध करवाना, आर्थिक स्थिति में सुधार करना, उनको रोजगार अवेलेबल करवाना, गरीबी निवारण करना, ये सब ग्रामीण विकास के तहत आता है। इसके लिए अपन ने एक संस्था बना रखी है, राजीविका, राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद। प्रशासनिक विभाग कौन सा इसका, तो वही ग्रामीण विकास हो गया। स्थापना अक्टूबर 2010, ये मैंने पहले भी बताया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। स्वायत्त परिषद है, 1958 के एक्ट के तहत सोसाइटी पंजीकरण किया गया इसका। कार्य का आधार क्या, सेल्फ हेल्प ग्रुप के आधार पर आजीविका कार्यक्रम का क्रियान्वयन करना। उद्देश्य क्या है, ग्रामीण निर्धनों हेतु स्थायी एवं प्रभावी संस्थागत आधार सर्जित करना, घरेलू आय में वृद्धि करना, वित्तीय एवं चिन्हित लोक सेवाएं तथा उनकी पहुंच बढ़ाना, उनका क्षमता वर्धन करना। क्रियान्वित योजनाएं कौन सी है, तो वही राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन चल रहा है, राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक परिवर्तन परियोजना चल रही है, 9 जिलों 36 ब्लॉक में चल रही है। इसके अलावा उपलब्धियाँ क्या है, वो भी इसमें काम का नहीं है, अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। इसके बाद पढ़ते हैं मनरेगा, बहुत इंपॉर्टेंट भाइयों, याद कर लेना साथियों। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी है, एक तो पूरा नाम याद कर लेना, दूसरा इसका उद्देश्य क्या है, तो रोजगार अवेलेबल करवाना, समावेशी विकास को क्या करना है, बढ़ावा देना है। और अगला देखिएगा, गारंटी क्या है, तो प्रत्येक परिवार को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिवस का रोजगार उपलब्ध। ठीक, शर्तें क्या है, तो वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम हेतु तैयार हो, उनको रोजगार दिया जाएगा। इसकी विशेषताएं क्या है, सभी स्थानीय निवासी इसके पात्र हैं, जो वहाँ रहते हैं वो लोग पात्र हैं। 15 दिवस में परिवार को फोटोयुक्त जॉब कार्ड निःशुल्क जारी किया जाएगा। रोजगार हेतु आवेदन की तिथि सहित रसीद प्रदान की जाती है। आवेदन की दिनांक से 15 दिन में रोजगार उपलब्ध करवाना, अन्यथा उसको क्या दिया जाएगा, बेरोजगारी भत्ता। तो आप आवेदन कर रहे हैं तो 15 दिन में आपको रोजगार मिलना चाहिए, नहीं मिला तो आपको क्या दिया जाएगा, बेरोजगार भत्ता। ठीक, 5 किलोमीटर गांव है, उसके 5 किलोमीटर एरिया में आप काम कर सकते हो, इससे ज़्यादा है तब आपको अतिरिक्त शुल्क दिया जाएगा। ठीक, कितना, 10% अतिरिक्त मजदूरी दी जाएगी। ठीक है, कार्यस्थल में पीने पानी की सब व्यवस्था होगी, चयन वगैरह, ग्राम सभा कार्यों का चयन करेगी, वार्षिक कार्य योजना बनाएगी, सामाजिक इंटरेक्शन करेगी, ठेकेदार विस्थापित मशीनों से कार्य नहीं करेंगे। ठीक, जबकि यही सबसे ज़्यादा होता है, कुछ नहीं है। नरेगा के नाम पे लोग, नरेगा चलती है, वहाँ सचिव और भी जो कर्मचारी होते हैं वो सब मिल जाते हैं, और वो क्या करते हैं, रातों रात जिससे भी बुलाते हैं, जो भी काम करवाना जिससे भी से करवा देते हैं। सुबह लोगों से इधर उधर थोड़ा थोड़ा करवा के कंप्लीट कर देते हैं कि हमारा कार्य पूरा हो गया। लोगों से रिश्वत ले लेते हैं, मान लो लोगों को 1000 रुपये मिले तो उससे 500 रुपये वो खुद रख लेंगे, 500 रुपये लोगों को दे देंगे, लोगों को भी फ्री मिल रहा है, लोग भी खुश, लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं कि इससे आर्थिक विकास पूरी तरह से बाधित हो रहा है, पैसा अपना ही जा रहा है, गलत काम में जा रहा है, ये रिश्वतखोरी बन रहे हैं कर्मचारी लोग, इसको समझने की आज आवश्यकता है। ये जो विशेषताएं हैं ना, ये नहीं करना चाहिए, वही हो रहा है, तो ये गलत है, अनैतिक है। ठीक, इसके बाद आगे चलते हैं, सीएम ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। 100 मनरेगा पूर्ण हो जाए, यदि 100 दिन का रोजगार आपको मिल गया तो
तो उसके बाद सरकार ने इस योजना के तहत यह उपलब्ध करवाने की कोशिश की है कि ये योजना चल रही है, 100 दिन का आपका रोज़गार पूरा हो गया तो 25 दिन का आपको अतिरिक्त रोज़गार दिया जाएगा। ठीक, अब एक जगह अतिरिक्त रोज़गार दिया जा रहा है 100, नॉर्मल इंसान को कितना मिल रहा है 125, लेकिन जो अतिरिक्त है जैसे बारां और उदयपुर में कौन सी कथोड़ी, शेरिया, खैरवा जनजाति है, इनको मिल रहा है 100 दिन का एक्स्ट्रा। इसका मतलब इनके पास कितने दिन का, 200 दिन का। ठीक है, दूसरा है अमृत सरोवर मिशन, मिनिमम 75 अमृत सरोवरों का निर्माण करना है। ठीक, किस में, एक जिले में। टोटल कितने हो जाएंगे, 2475। ठीक है, 2475 अमृत सरोवर बनाएंगे, वो काउंट कर लेना, 75 × 3। ठीक, इसके बाद 10,000 मीटर क्यूब का जलधारण क्षमता होनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट योजना है, वेरी इंपॉर्टेंट योजना है प्रधानमंत्री जन मन योजना। जैसे कि नाम से पता चल रहा है, जन मन योजना, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। ठीक, कैसे भी तोड़ मोड़ के नाम रखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे जन और मन। ठीक, प्रधानमंत्री आदिवासी न्याय ठीक अभियान, तो ये नया अभियान। ठीक, इस तरह से इन्होंने जोड़ रखा है। ठीक है, तो ये है विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूह जो PVTG बोलते हैं, उनमें कमज़ोर समुदाय में कौन सा आता है अपने राजस्थान का, या आप कमेंट बॉक्स में बताना कि PVTG ग्रुप में राजस्थान की कौन सी जनजाति आती है। ठीक, 75 PVGT का विकास किया जा रहा है। ठीक है, राजस्थान में कौन सा है, तो 12 जिले की सभी 8 पंचायत समितियों के PVGT को ये लाभ दिया जा रहा है। सुविधाएं क्या है, तो 2 लाख रुपए खर्च किया जाए किसके लिए, आवास निर्माण के लिए, 12,000 को शौचालय निर्माण के लिए, मनरेगा में अकुशल मानव दिवस का दे। कुल मिला के PVGT समूह का क्या करना है, सर्वांगीण विकास करना है, पक्का आवास हो, सरकारी कर्मचारी वाले परिवारों को छोड़कर समस्त आवासहीन कमजोर जनजाति समूह को शामिल किया जाए। तो राजस्थान की कौन सी जनजाति आती है, शहरिया। ठीक, कहाँ रहती है, 12। ठीक है, दूसरा है प्रधानमंत्री आवास योजना, वही 2016 से शुरू है। किसको दिया जाएगा, तो जातीय जनगणना 2011 के समूहों के आधार पर दिया जाएगा। कितना, 1,20,000 दिया जाएगा। 12,000 किसके लिए, शौचालय के लिए दिया जा रहा है। और इसके अलावा 90 दिवस मनरेगा के तहत दैनिक मजदूरी दी जा रही है। पारांश वही कितना है, 60% सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, 40% राज्य सरकार देगी। विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम MLA लेड, देखो एक होता है MP लेड, ठीक है, एक होता है MLA लेड, दोनों में ध्यान देना। MP बड़ा है MLA, MP पे सीधा सांसद MP सांसद है लगभग सामान्य समानता के जिले में, और ये विधानसभा मतलब एक तहसील के आसपास। तो कौन बड़ा है, MLA। तो आपको MP बड़ा है, सॉरी, तो यहीं से आपको स्टार्ट करना। कितने बड़ा, 1 2 3 4 5, तो कितना हो जाएगा, 5 करोड़। इसको भी 5 करोड़ दिया जाएगा प्रति वित्तीय वर्ष में, और इसको भी कितना है, 5 करोड़। 5 करोड़ ये क्या, कहाँ क्षेत्र खर्च करेंगे, अपने क्षेत्रों में खर्च करेंगे, और कोई विशेष परिस्थिति है तो वो कहाँ खर्च कर सकते हैं, राज्य के बाहर भी खर्च कर सकते हैं। ठीक, सेम इनके लिए भी। ठीक, जिले से अपने विधान लोकसभा क्षेत्र से बाहर भी खर्च कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, लेकिन बस वही विशेष परिस्थिति हो तब। ठीक, देखो प्रावधान क्या है, पहले देखिए सांसद वाला देखते हैं। 5 करोड़ दिया जाएंगे एक संसदीय क्षेत्र के लिए, प्रतिवर्ष संसद जिला कलेक्टर की अनुशंसा पर खर्च करता है। ठीक है, 2 संसद हैं, एक होता है लोकसभा वाला, एक होता है राज्यसभा वाला। ठीक, लोकसभा वाला कहाँ करेगा, अपने विधानसभा क्षेत्र में। ये पूरे राज्य का होता है तो राज्य में करेगा, कोई विशेष परिस्थिति राज्य से बाहर कर सकता है, ये विधानसभा क्षेत्र से बाहर कर सकता है। ठीक, ये देखो आपदा स्थिति क्षेत्र राज्य से बाहर कर सकता है, कितना, मैक्सिमम 1 करोड़ तक की स्थायी परिसंपत्ति का निर्माण करेगा। ठीक है, स्थायी परिसंपत्ति के लिए कर सकता है। दूसरा, विधायक स्थानीय क्षेत्र कार्यक्रम जो पढ़ रहे हैं तो 5 करोड़। ठीक, देखो यहाँ एक बहुत अच्छा क्राइटेरिया है, मिनिमम आपको कहाँ खर्च करना है कि 20% SC/ST के विकास के लिए। दूसरा, मरम्मत नवीनीकरण के लिए 20% खर्च करना है, बाकी आप कर सकते हैं। क्या क्या करवा रहे हैं, सड़क बनवा रहे हैं, नहीं बोले सांसद कोटे से बनी है, कोई MP कोटे से बनी है, ठीक है, कोई MLA कोटे से बनी है, तो वो ये है। ठीक है, इस तरह से कार्य करवाए जा रहे हैं। इसके बाद मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम, मेवात क्षेत्र जानते होंगे आप, अलवर। नए जिले कौन से हैं, खेड़तल, तिजारा, ठीक है, डीग। 14 खंडों में संचालित है। रोजगार सृजन, आर्थिक विकास, गुणात्मक जीवन प्रतिपादन, किसके लिए, मेव समुदाय अधिक कहते हैं, इसलिए क्या नाम है इसका, मेवात क्षेत्र। 1986 से क्या है, क्रियान्वयन में। सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम सीमाओं पर संचालित है। ठीक, नया डिस्ट्रिक्ट लेना, अनूपगढ़, फलोदी। ठीक, इसका उद्देश्य वही बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, सीमावर्ती आबादी के लिए माध्यम की सुरक्षा,
सुरक्षा की भावना संचालित करना कि हम भी किससे संलग्न भूमि से अटैच हैं, हम लोगों को भी सुरक्षा देखनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। महात्मा गांधी जन भागीदारी योजना, देखो बहुत अच्छी योजना है। आजकल कई गाँव के लोग इसका फ़ायदा उठा रहे हैं जो जागरूक हैं। कब से चल रही है? फरवरी 2020 से। इससे पहले इसका नाम क्या था? तो गुरु गोलवलकर जन सहभागिता योजना इसका नाम था। ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए, रोजगार सृजन के लिए, सार्वजनिक परिसंपत्तियों का निर्माण के लिए सर्वाधिक यही यूज किया जा रहा है। गाँव में इसके लिए बहुत अच्छा किया जा रहा है, जैसे एक शमशान घाट बनाना, ठीक है, कोई बाउंड्री करवाना, किसी के खेल मैदान बनवाना, इस तरह के कार्य चल रहे हैं। इसमें क्या होता है कि आपको 30% आपको जमा कराना है, बाकी 70% कौन देगी? आपको गवर्नमेंट देगी। ठीक है, लेकिन यह एक प्रावधान ये है कि यदि आप शमशान घाट के 4 दीवारी करवा रहे हैं, ठीक, किसके करवा रहे हैं? शमशान घाट के, तब आपको 90% राशि कौन दे रही? गवर्नमेंट दे रही। 10% राशि किसको रखनी? आपको रखनी। ठीक, इसके बाद वही SC/ST के लिए हैं, तब 80% दे देगी। जहाँ 70 दे रही थी वहाँ 80% दे देगी गवर्नमेंट, 20% उसको देगी। इसके बाद डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम 2005 से चल रहा है। कहाँ चल रहा है? गंगापुर सिटी नया जिला याद रख लेना, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, बारा, झालावाड़, कोटा, बूंदी, भरतपुर। इसके बाद बीएड क्षेत्र संकुचित बीएड क्षेत्र की परिभाषा दे रखी है, तो इसका कोई आपके लिए महत्व है नहीं। कब चल रहा है? 2005 से याद रखना। 9 जिलों में क्रियान्वयन है। ठीक है, नए जिले मैंने लिखवा दिए, इसमें ध्यान दे लेना, इसको ठीक से याद कर लेना। इसके बाद होता है मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम। देखो मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम किस तरफ किन जिलों में? देखना, ब्यावर नया डिस्ट्रिक्ट है, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, जोधपुर क्या, राजसमंद, पाली। जो जनजाति क्षेत्र विकास केंद्र 2005 में ये भी, ठीक है। मगरा और डांग, मगरा में जाते हैं तो क्या रह जाते हैं? डांग वगैरह। हम जो डांग बोलते हैं ना, डांग किसको बोलते हैं? एक हमारे पास जैसे वैसे तो इसको क्षेत्र को डांग बोलते हैं, लेकिन एक लकड़ी होती है उसको बोलते हैं डांग बोलते हैं। ठीक है, लकड़ी होती है उसको डांग बोलते हैं। तो मगरा में जाओगे तो क्या लेके जाओगे? लकड़ी लेके जाओगे, बिडर होगा, तो इसलिए याद रखना दोनों एक ही साल चल रही है। मगरा और डांग दोनों साथ साथ चलती है। ठीक है, कब चलती है? 2005-06। ठीक है, दूसरा ये उस क्षेत्र में चल रहा है मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम जो जनजातीय क्षेत्र में नहीं आता है, उस भागों में चल रहा है। ठीक है, सुविधाएं क्या है? वही पेयजल, विद्युतीकरण, सड़क निर्माण। ठीक है, जिला नवाचार निधि योजना है, स्थानीय जो आवश्यकता है उसके अनुरूप नवाचार का समावेशन करके एक अच्छे डिस्ट्रिक्ट के रूप में बनाना, ये चल रहा है 2019-20 से चल रहा है। ठीक है, इसके बाद जो चल रहा है CM क्षेत्रीय विकास योजना 2022 से प्रारंभ है। व्यवस्थित आधारभूत विकास, ग्रामीण विकास, विविधता को ध्यान में रखते हुए समग्र विकास किया जाता है। 100 करोड़ का प्रावधान है इसके लिए। इसके अलावा बायोफ्यूल प्राधिकरण है। बायोफ्यूल प्राधिकरण में जो क्या है कि राज्य की बंजर भूमि में रत्न जोत व अन्य समकक्ष अखाद्य तेलीय फसलों की खेती के द्वारा जैव ईंधन उत्पादन की व्यापक संभावनाएं हैं। इसका मिशन चल रहा है। ये आपके शायद सिटी में है नहीं है, वैसे मोटा मोटा एक बार देख लेना, ये करंज वाला ये देख लेना। ठीक है, फिर ये आदर्श ग्राम, वही सांसद एक ग्राम पंचायत को अपने पास रखे 1 साल के लिए, उसका समग्र विकास करेगा। लेकिन ये रखा है कि समग्र नैतिक भावना का विकास करेगा, जीवन स्तर, गुणवत्ता, समावेशन, इस तरह से ये है। और फिर इसके बाद आता है पंचायती राज। यहाँ से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक भी, यहाँ से भी क्वेश्चन आएंगे, लगभग 2 से 3 क्वेश्चन की संभावनाएं फिक्स है यहाँ से। तो बहुत छोटा कंटेंट है, 2-3 पेज का है, पढ़ लेना एक बार अच्छी तरीके से। अपनी बुक आ रही है उससे पढ़ लेना, दीक्षा पब्लिकेशन से आएगी। और माइंड मैट्रिक्स एकेडमी, ठीक है, माइंड मैट्रिक्स एकेडमी का लोगो लगा रहेगा उस पर, और उस बुक को आप देख लेना। और मात्र 30 रुपये जो हमने उस बुक की प्राइस रखी है, ठीक है, 30 रुपये हमने प्राइस रखी है। हम बहुत मिनिमम कॉस्ट में इसको अवेलेबल करवाने का कोशिश की। और ठीक है, देख लेना। पहला स्टार्टिंग कहाँ से हुई? पंचायती राज की नागौर बहादुरी गांव में नेहरू जी के टाइम चली थी, 1959 में चली थी। 2 अक्टूबर समय था, गांधी जयंती के अवसर पर। ठीक है, संवैधानिक दर्जा 24 अप्रैल 1993 में, आपको पता है। इसके बाद 1994 में संशोधन हुआ था, राजस्थान में किया गया था पंचायती राज अधिनियम। ठीक है, 53 वाला था, 53 वाले को किस में किया? 94। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम कब बने? तो ये 1996 में बने थे। ठीक है, इसका जो पंचायतों की शक्तियाँ वगैरह किस में दे रखी है? 243G में दे रखी है। ठीक है, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, किसको बोलते हैं? याद रखना, जी 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 किसको बोलते हैं? जिसके पास क्या होती है? पावर। पावर का मतलब क्या होगी? शक्तियाँ। ठीक है, याद रखना। और स्तर कितने हैं? 3, ग्राम पंचायत, फिर उसके ऊपर पंचायत समिति, फिर उसके ऊपर जिला परिषद। ठीक है, कितनी है? तो 11,208, ये कितनी? 365, और ये कितनी? 33। देखो जो वित्त, ये जो अपना था ना वित्त आयोग, ठीक है, सेंट्रल सरकार, केंद्र वित्त आयोग, केंद्रीय वित्त आयोग कौन सा था? 15वां, NK सिंह की अध्यक्षता में हुआ था। इसके बाद जो राजस्थान में था, 6ठा वित्त आयोग था। ठीक है, 6ठा राज्य वित्त आयोग, ये प्रद्युमन सिंह की अध्यक्षता में था। तो केंद्र सरकार ने
अनुदान दिया था 41%, ठीक। उसमें 1% दिया था वो जम्मू कश्मीर उनके लिए, लद्दाख वगैरह के लिए केंद्र शासित प्रदेश अलग से बने थे इसलिए दिया था, ठीक है। उसमें से राज्य 6.75 जो राज्य के पास है उसने किस पे खर्च करने की कोशिश की, स्थानीय सरकारों पर। किसकी सिफारिश पे, राज्य वित्त आयोग की सिफारिश पे। कितना, 6.75, याद रखना 6.75, ठीक है। 6.75 को फिर बांट दिया गया कि 75.10% इसका कहाँ पे खर्च करेंगे, पंचायती राज में। तो पंचायती राज में कितना करेंगे, 75.10%, उसको भी बांट लिया 75, 20, 5। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे अनुदान कम होता जाएगा। पंचायतों में कितना है, 75, पंचायत समिति में कितना है, 20, जिला परिषदों के लिए कितना है, 5%। इसके बाद स्वच्छ भारत मिशन 2020-21 से सेकंड चरण चल रहा है, 20-21 से 5 वर्ष के लिए चलेगा। फिर इसके बाद तरल प्रबंधन वगैरह यही स्वच्छता की सारी बातें हैं। फिर इसके बाद सोच मुक्त बनाना है, ठीक है। फिर इसके बाद चलते हैं, सामुदायिक स्वच्छता केंद्र की स्थापना की जा रही है। विशेष योग्यजन व्यक्तियों के लिए विशेष प्रावधान के साथ 3 लाख की लागत से सामुदायिक स्वास्थ्य प्रश्नों का क्या किया जा रहा है, निर्माण करवाया जा रहा है। 30% व्यय 15वें वित्त आयोग ने इसके लिए सिफारिश की थी। इसमें देखो पंचायतों को कुछ पुरस्कार दिए जाएँ, तो पुरस्कार कौन कौन से, पुरस्कारों का नाम याद रख लेना, इनका संबंध पंचायत पुरस्कार से है, ठीक है। तो इनमें 24 अप्रैल को दिए जाते हैं अधिकतर, ठीक है। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार कब दिया जाता है, 23 में। तो क्या, सर्वश्रेष्ठ कार्य निष्पादन करने वाली पंचायतों को दिया जाता है। बाल इतिहासी पुरस्कार में बच्चों को 5 रुपये दे दो, खूब है। 5 रुपये की आती है, ट्रॉफी आती है, वो ले आएंगे, इसलिए कितना देते हैं, 5 लाख रुपये देते हैं। किसको देते हैं, एक पंचायत को। तो बाल से याद रख लेना 5 लाख रुपये, ठीक है। नानाजी देशमुख, देश से 10 याद रख लेना, ठीक है। तो 10 लाख रुपये दिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं, पंचायत समिति कुछ योजनाएं चल रही है। पंचायती विकास योजना ये 2015 से चल रही है, भारत सरकार की योजना है। इसका टैग क्या है, तो सबकी योजना सबका विकास, जन योजना अभियान के तहत संचालित है, ठीक है। इसके अलावा स्वामित्व योजना बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकती है। 24 अप्रैल 2020 को चली। 3 विभाग इसके संयोजन में चल रहे हैं, पंचायती राज और भारतीय भू सर्वेक्षण विभाग, इसके बाद राजस्व विभाग, ठीक है। इसमें जो गाँव है उनका डिजिटल मानचित्र जो ड्रोन से बना रहे हैं। फिर उसके बाद उनको पट्टा अवेलेबल करवा रहे हैं, ठीक है। गाँव घरों का पट्टा हो गया। फिर उसके बाद कोई अदर भूमि है उसका पट्टा अवेलेबल करवा रहे हैं, ठीक है। 7 जिलों का कार्य पूर्ण करवा दिया गया है अभी तक, ठीक है। इस तरह की जो इकोनॉमिक सर्वे था वो मैंने बता दिया। इसके बाद श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना चल रही है ग्रामीणों में। पहले नाम क्या था, इंदिरा रसोई योजना। इसकी शुरुआत हुई थी 10 सितंबर 2023 से हो गई। पौष्टिक एवं स्वास्थ्यवर्धक भोजन उपलब्ध करवाना ग्रामीण कस्बों में आजीविका के माध्यम से महिला स्वयं सेवक समूह द्वारा किया जा रहा है। रसोइयाँ कितनी है, तो 982 रसोइयाँ संचालित हैं, ठीक है। ये ग्रामीण, ध्यान रखना ग्रामीण, ठीक है। इसके बाद पैसे की बात करते हैं, कितने रुपये देगा आप खाना होगी उसकी बात कर लेते हैं। जो खाने की बात कर रहे हैं ना, एक बार देखना इधर देखो, जो इसमें अवेलेबल करवा रहे हैं ना, दो मैक्सिमम सुबह के टाइम 100 थाली अवेलेबल करवाएगी एक रसोई, और दोपहर में भी, दोपहर में 100 और शाम को भी कितनी 100, रात्रि वाले भोजन में भी, दोनों भोजन में 100 थाली अवेलेबल करवा रहे हैं। लेकिन एक थाली में कितनी कॉस्ट, ठीक है, 30 रुपये। कितनी है, 30 रुपये। 8 रुपये तो खाने वाला मैसेज दे रहा है, केरोजी के टाइम भी दे रहा है, अभी भी दे रहा है। लेकिन अब जो इसकी कॉस्ट में है ना, 22 रुपये अभी कौन दे रही, गवर्नमेंट दे रही है। 22 रुपये राज्य सरकार दे रही है, किसके लिए, इंदिरा रसोई के लिए, ठीक। भोजन में क्या अवेलेबल होगा आपको, 600 ग्राम अवेलेबल होगा भोजन। उसमें से 300 ग्राम चपाती, 100 ग्राम दाल और 100 ग्राम ही आपको सब्जी, और 100 ग्राम क्या है, चावल। देख लेना, 100 3 बार है, फिर बच्चे 300 ग्राम, ठीक है। 300 ग्राम क्या खा सकते हो आप, चपाती, बस। आगे चलते हैं। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान 2018-19 से चल रहा है, 31 मार्च 2000 तक चलेगा, 2022 तक चलना था, ठीक है। और इसका नाम कर दिया है पुनरुत्थान राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, 2026 तक चलेगा। अब ये पंचायतों का सुदृढ़ीकरण करना है, और जो निर्वाचित कर्मचारी है या जो कार्मिक कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी वहाँ जो कार्यरत हैं, उन सबका क्या करना है, क्षमतावर्धन करना था कि अच्छे तरह से काम करें और पंचायती राज को एक नई ऊंचाइयाँ दें, और ग्रामीण लोगों की, जो स्थानीय लोग हैं, उनकी विकास की प्रगति को बढ़ाएं। वित्त पोषण कितना है, 60% कौन दे रहा है, केंद्र देगा। 40% कौन देगा, राज्य देगा। फिर विलेज मास्टर प्लान है, ठीक है। और गाँवों में आवश्यक सुविधाओं को तैयार करना, ठीक है, जरूरतों को पूरा करना। 30 वर्ष तक ये प्रोग्राम चलेगा, मास्टर प्लान है, 30 वर्षों तक चलेगा, ठीक। इसके अलावा ये है कुछ योजनाएं चल रही है, जैसे एक तो चल रही है ग्राम पंचायत भवन निर्माण। ग्राम पंचायत भवन निर्माण समझो, ग्राम पंचायत का क्या बना रहे हैं, भवन। इसका मतलब एक ही छत के नीचे क्या काम करें, एक ही छत के नीचे क्या करें, सभी विभाग कार्य करें, ठीक है। इस तरह से पहले तो क्या करेंगे, इसमें तो जो
भवन निर्माण करेंगे। किसका? ग्राम पंचायत का। कितनी भूमि? 5 बीघा भूमि, 50 लाख रुपए देंगे, ठीक है। और मॉडल बनाएंगे, मतलब पहले एक प्रारूप बनाएंगे, उसके अकॉर्डिंग तैयार करेंगे। इसके बाद पंचायत समिति भवन निर्माण, तो ये 50 लाख था, यहाँ 250 लाख, ठीक। और जो भी बनाए गए हैं वो ये हैं, बगड़ी में बनाया गया, ठीक है। इसके बाद सीकरी में बनाया गया, भरतपुर में। और 2019-20 से राशि कितनी 50 लाख रुपये कर दी गई इसकी अम्बेडकर भवन के लिए, ठीक है। कहाँ बनाया जाएगा? ऐसे पंचायत समिति जो नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका नहीं है, वहाँ बनाया जाएगा। इसके बाद मिनी सचिवालय, वही कृषि, राजस्व, ग्रामीण विकास और पंचायत, तीनों विभाग एक ही छत के नीचे काम कर सके। जहाँ मतलब कृषि विभाग से मान लो ग्राम सेवक आ गया, फिर एक यहाँ पर सचिव आ गया, ठीक है। और ग्रामीण विकास से फिर अधिकारी हो गए। इस तरह से क्या सरपंच वगैरह सब एक ही छत के नीचे बैठ के काम कर सके, इसलिए इसको क्या मिनी सचिवालय बोलते हैं। ऐसा निर्माण कर रहे हैं। इसके बाद पंचायत प्रशासन गाँवों के संग अभियान चल रहा है 2023 से 24 अप्रैल से 30 जून तक चल रहा है। जन्म, मृत्यु, पंजीयन, निर्माण पत्र जारी करना, लंबित पट्टों का निस्तारण करना, इस सब को लेकर गहलोत सरकार ने चलवाया था ये नहीं, ठीक है। इसके बाद विकसित भारत संकल्प यात्रा चल रही है, राष्ट्रव्यापी अभियान है, ठीक है। वंचितों तक पहुंचना, योजनाएं जानकारी प्रसार करना, नागरिकों से सीखना, लाभान्वित को नामांकन करना, हर घर तिरंगा कार्यक्रम चल रहा है। इसके बाद जो कार्यक्रम चल रहा है सीएम जल स्वावलंबन योजना 2.0, 1.0 इन वसुंधरा जी के टाइम चली थी, और अभी ये चल रही है 2.0, ठीक है। 20,000 ग्रामों में जल संग्रहण एवं संरक्षण कार्य करवाए जाएंगे। इसके बाद आता है ग्रामीण आधारभूत संरचना। 21 मार्च 2023 तक ग्रामीण सड़कों की लंबाई कितनी है? तो ग्रामीण आधारभूत संरचना में अपन देखते हैं ग्रामीण सड़कों की लंबाई कितनी है, तो 1,91,547 किलोमीटर है। 19,15,47 याद रखना आप, तो 19,15,47, ठीक है। डामर सड़क सर्वाधिक है, वो तो आपको पता ही है, विद्युतीकरण कर रहे हैं। फिर इसके बाद रूडा याद रख लेना, इम्पोर्टेंट संस्था दे रखी है आपको, क्या नाम है? तो ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण है। स्थापना कब हुई? 1995। कब हुई? 1995 में स्थापना हुई। किसके लिए? ग्रामीण क्षेत्रों में गैर कृषि क्षेत्रों को बढ़ावा। कौन से हो सकते हैं गैर कृषि क्षेत्र? कौन से हो सकते हैं? जैसे चमड़ा हो गया, लघु खनिज हो गया, ऊनी वस्त्र हो गए, इस तरह का है क्या। और इसका कार्य क्या है? तो लोगों जो काम कर रहे हैं लोग, उनका कौशल संवर्धन करना, तकनीकी विकास करना, स्थायी रोजगार को प्रोत्साहन देना, जीआई टैग दिलवाना, ठीक है। और डिजाइन उत्पाद का विकास करना, मेले, प्रशिक्षण शिविर का आयोजन कराना। जीआई टैग किन को दिलाया गया है? मैं आपको बता दूं, पोखरण पोट्री, ब्लू पोट्री, कोटा डोरिया, ये एग्जाम्पल बता सकते हैं अपन, ठीक है। इस तरह से जो राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे की जो हमने मोटी मोटी तैयार की है, ये इकोनॉमिक सर्वे स्पेशली हमने सीईटी के लिए तैयार की है, और बाकी हमारे आरएस के लिए भी आ जाएगी, लेकिन सीईटी के बाद आएगा ये सीरीज़। और हमने क्या कम समय में एक अच्छी क्लास करने की कोशिश की। पूरी इकोनॉमिक सर्वे आपको इस क्लास में अवेलेबल करवा दी हमने, अप 2x पे, 1.5x पे, जो आपको अच्छा लगे उस पर देख सकते हैं। हालांकि मेरे पास इतना अच्छा माइक नहीं था, जिस वजह से मैं आपको वॉइस अच्छी क्लियर दे पाता, लेकिन अब जैसा भी है, अपन को पढ़ना है, कंटेंट अवेलेबल हो गया, तो इसको अच्छी तरह से पढ़ें। आप हमारी बुक्स ले आएँ, बुक को सामने रखें और हमारा वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो में जो वॉइस आती है वो एयरफोन लगा कर आप देख सकते हैं, अच्छी आएगी थोड़ी। एयरफोन से देख के वीडियो चालू कर लें, और अपने जो बुक है उस बुक को ले आओ, मात्र 30 रुपये की बुक है, अपने पास रख लें, और उसमें नोट्स की तरह देखते जाएँ, और सामने अपने बुक रखें, अपने सामने अपनी क्लास शुरू कर दें, और जैसे देखते देखते अपने अंत तक अपने अच्छा रिवीजन हो जाएगा। इसको 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपका काम हो जाएगा, और बहुत अच्छा वेटेज रखती है, तो पढ़ के जाना एक बार। इसको करंट और दोनों से रिलेट होकर ये आ सकती है, ठीक है। धन्यवाद। माइंड मैट्रिक्स एकेडमी में फिर मिलेंगे।